दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत के भीतर संवाद। संवाद एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम एक विषय पर चर्चा और चर्चा के साथ स्वस्थ व हेल्दी चर्चा पर पूरा ध्यान देते हैं। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर। साथियों, कहा यह जाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सुबह का सूरज निकलने से पहले राजनीति में तख्ता पलट हो जाता है और शाम का सूरज ढलने से पहले वजीर राजा को मात देकर के राजा बन जाता है। यकीनन भारत की राजनीति हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, बहुत सारे एस्पेक्ट सिखाती है, जिसमें से आज हम एक चर्चा लेकर के आए हैं आपके बीच, जो एक लंबा घटनाक्रम चला मार्च के भीतर, यानी मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा कहूं या सियापा, मुझे समझ में नहीं आता। कारण यह है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने एक चुनी हुई सरकार को यह कहकर के सदन को स्थगित किया कि भाई कोरोना है, और विपक्ष में बैठे हुए नेता ने कहा कोरोना कुछ नहीं साहब, सर्दी खांसी जुकाम तो है, टल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा आए। बाद में उन्हीं विपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखा। मुख्यमंत्री के रूप में आने के बाद कोरोना के रूप में वे शिकार भी हुए। तब शायद उन्हें सर्दी खांसी जुकाम वाली भाषा याद आ गई होगी। बहरहाल कई सारी चीजें और कई सारी बातें, इन सभी चीजों के भीतर कुछ निकल करके आया है, तो वो ये है, टाइगर जिंदा है। अब सचमुच में वो टाइगर है या कुछ और, हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा। और टाइगर की पहचान कराने के लिए जनता तय करेगी कि टाइगर टाइगर है या टाइगर के रूप में छिपा हुआ कोई और। इसलिए आइए मैं परिचय करवाता हूं चर्चा में शामिल आज के इस विषय पर कि महामारी में चुनाव, किसका होगा पल्ला भारी। मेरे साथ हैं आदरणीय हरपाल ठाकुर जी। आप मेंबर हैं, सदस्य हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, और सीहोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल भैया स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। मेरे साथ अभिनेश कश्यप जी हैं। आप छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला महामंत्री हैं रायपुर ग्रामीण से, भारतीय जनता पार्टी में आप पद पर हैं। अभिनेश जी का थोड़ा शायद नेटवर्क का दिक्कत है। अभिनेश भैया स्वागत है। मेरे साथ हैं भूषण कांति जी। भूषण जी बैतूल में जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस आईटी सेल के, और आईटी सेल के माध्यम से कांग्रेस के साथ काम करते हैं। भूषण भैया स्वागत है। थैंक यू सर। मेरे साथ हैं विष्णु गुप्त वैद्य जी। विष्णु गुप्त वैद्य जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं, और मैं ये भी कह दूं कि वे एक युवा जागरूक सजग नागरिक के रूप में एक राजनीति होती क्या है, राजनीति पर अपने सटीक विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। विष्णु जी स्वागत है। विष्णु जी स्वागत है। जी अभिनेश भैया स्वागत है। जी नमस्कार रवि भाई, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। चलिए हम आज के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी मान्यवरों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम आपके पास में 2-2 मिनट के ओपनिंग रिमार्क के लिए आएंगे। ओपनिंग रिमार्क में आपको इस विषय पर अपनी राय रखनी है ताकि हम प्रश्नोत्तर का चर्चा का दौर शुरू कर सकें। मैं सबसे पहले आऊंगा आदरणीय हरपाल ठाकुर जी के पास। हरपाल भैया, विषय आपके सामने है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव लग चुके हैं, 27 सीटों पर चुनाव होंगे। कांग्रेस ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है, टाइगर को टाइगर नहीं रहने देंगे, बता दिया है। टाइगर के रूप में छुपे हुए या उसकी खाल को पहचाने हुए व्यक्ति के ऊपर से खाल निकाल लेंगे, यह साबित हो चुका है। आप क्या कहेंगे? ओपनिंग रिमार्क। नमस्कार रवि जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि जो सरकार मार्च के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा स्थगित की थी, और उसके बाद तत्कालीन जो अपोजिशन में लोग थे कोरोना का बड़ा मजाक उड़ाया, और उसके बाद हमारी सरकार जब जैसे चली गई, बल्कि इससे मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए पूरे देश में कोरोना पे विश्व संगठन ने जो घोषणा की थी, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने वो कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया, आप उसका मेरे पास प्रमाण है कि आप सोचिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया था,
3 दिन का गैप दिया था। तो जब लॉकडाउन किया तो अचानक 4 घंटे में किया। उसका कारण ये था कि जिस दिन जनता कर्फ्यू लगाया था उस दिन उनको पता था कि उनकी सरकार बन के और शिवराज सिंह को शपथ ग्रहण करना है। तो शपथ ग्रहण होने के बाद 4 घंटे का शॉर्टकट हुआ। तो खैर ये तो सब छोड़िए, जो होना था हो गया। अब तो देश प्रदेश की जनता के उसमें पाला है, और निश्चित तौर से जो अपने आप को टाइगर कहते थे या जो कहते सत्ता से बाहर गए, आपने देखा होगा जितने सिंधिया सत्ता से बाहर क्या कहते गए थे, उन सब वादों का क्या हो रहा है, अतिथि शिक्षक क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, कोरोना की महामारी में इलाज क्या हो रहा है। हमारा देश जो विश्व में अभी नंबर 1 मरने संख्या में पहुंच गया है और नंबर 2 के मामले में हम संक्रमित। तो ये हमारा हालत है, सबके सामने है। आने वाले चुनाव में इस प्रदेश की जनता सिर्फ इंतजार कर रही है कि इनके किए गए पाप की हम इनको सजा दें। तो ये टाइगर वाइगर तो सब अलग हो जाएगा, ये तो पाप और पुण्य की लड़ाई है। देखते हैं आगे। आदरणीय हरपाल जी ने इसे पाप और पुण्य की लड़ाई बता दिया है। यानी जहां पर कांग्रेस है वो यकीनन अपने आप को पुण्य का भागीदारी मानेगी, और भारतीय जनता पार्टी जहां पर है और अन्य विपक्ष में बैठे पक्ष में बैठे हुए, माफ करें, जो सरकार में है, वो अपने आप को उन्हें साबित करना होगा कि वे किस तरह से संविधान के तहत लोगों के दिल पर राज कर सकते हैं। आइए मैं लेकर के चलता हूं आपको भूषण कांति जी के पास। भूषण जी, ओपनिंग रिमार्क। आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने, आम जनमानस ने जो समर्थन दिया, और 15 साल बाद कुशासन से निकलकर शासन की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस काम कर रही थी। कमलनाथ जी एक बहुत ही दूरदृष्टिया नेता हैं और पूरे देश में विख्यात हैं, और कमलनाथ जी द्वारा इन 15 महीनों में अनेकों कार्य किए गए जिसे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार इसको पचा नहीं पाई। इन्होंने छल कर लालच देकर, पैसे देकर हमारी सरकार को इन्होंने गिरा दिया। और इस कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओचिक राजनीति कर देश के लोकतंत्र की हत्या करी है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसका भुगतान आने वाले चुनावों के समय 27 सीटों पर जनता इनको जवाब देगी, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सत्ता से बेदखल कर लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। आदरणीय भूषण जी ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। यकीनन जब एक चुनी हुई सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बेंगलोर में रिसोर्ट में बैठ करके वीडियो जारी करते हैं, और तब जबकि पूरे प्रदेश के भीतर महामारी का प्रकोप बढ़ रहा होता है, सवाल तब उठता है। मैं जा रहा हूं अभिनेश जी के पास। अभिनेश जी, ओपनिंग रिमार्क। रवि भाई, मेरा मानना है ये जो भी हुआ है इसमें जबरिया भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कोई बात ही नहीं है। ये जब एक मुख्यमंत्री जी जिन्हें जनता ने अपना बहुमत दिया था, वे अपने साथियों को संभाल नहीं सके, उनकी बातों को रख नहीं सके, उनसे बातचीत भी ना कर पाए, और समय समय पर जब भी उन्होंने विकास की मांगे रखी, जो बागी विधायकों ने, उन पर भी ध्यान नहीं दे पाए। शायद इसीलिए सिंधिया जी ने निर्णय लिया कि मैं विकास की राह चुनूंगा, और भारतीय जनता पार्टी यदि समर्थन देती है तो उनके साथ जाऊंगा। और जो भी चुनाव होते हैं मित्रों, वो हमेशा विकास के लिए ही होते हैं। क्षेत्र की जनता भी अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो सोचती है कि हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, और जब इनसे विकास कार्य हो नहीं रहे थे, शायद यही सोचकर सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया होगा, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, माननीय मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर। तो स्वागत है उनका, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी कि सिंधिया जी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदेश कोरोना के इस पीरियड में कठिन हाँ जी भैया जी। सो अभिनेश भाई ने ये कहा कि
सिंधिया जी की अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और मोदी जी के विचारों से शायद वे 2014 से प्रभावित ना होकर के अचानक से प्रभावित हो जाते हैं। रातों रात सपना आ सकता है, सपने में आकर के मोदी जी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा भाई, मेरे पास आ जाओ। मैं जा रहा हूं विष्णु जी के पास में। विष्णु जी, ओपनिंग रिमार्क। सभी महानुभावों का सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और मैंने सभी को, मैं सुन रहा था, मैं रवि भाई आपको भी सुनता हूँ, भूषण जी, हरपाल जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, शायद रवि भाई को बीजेपी मध्य प्रदेश से कोई मिला नहीं, इसलिए अविनेश जी को सीधा छत्तीसगढ़ से आप ले आए। मैं समझ सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये विषय है 27 सीटों का, देखिए इस पे ये कहना है कि मैं भोपाल भी रहता हूँ, नागपुर भी मेरा घर है, काम के सिलसिले में वहां रहता हूँ, तो मैं ना प्रो कांग्रेसी हूँ ना प्रो बीजेपी हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि कमलनाथ जी की सरकार अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन एक जनता के मन में सीएम और सुपर सीएम को लेके जो विवाद खड़ा हुआ कि माननीय कमलनाथ जी के बारे में आज भी जनता के बारे में मन में कोई ऐसी आशा आकांक्षा जैसा ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ आरोप नहीं है, आक्षेप नहीं है, केवल इतना है, उनका ये कहना था कि ये सरकार कमलनाथ जी चला रहे हैं या दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं। और इसके नाते जो एक द्वंद्व हुआ और एक इतना अच्छा नेता कांग्रेस ने अपने हाथ से गवाया ज्योतिरादित्य जी के रूप में, एक चंबल का नेता, तो उसके कारण मुझे ये लगता है, और मैं ओपनिंग रिमार्क में आप रवि जी आप सभी को ये बता रहा हूँ एक जनता के तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी 27 में से आज की स्थिति में 27 सीटें जीतने के कगार पे हैं। विष्णु जी, क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश से किसी को नहीं रखने के पीछे दो कारण थे। एक तो अभिनेश भैया ने वहां के चुनाव में ऑलरेडी काम किया है, तो एक अच्छे अनुभवी हैं, और मुझे मालूम है कि विष्णु जी जब मंच पे रहेंगे या इस विषय पर रहेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक बखूबी पक्ष रख सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता की मध्य प्रदेश से हमें आवश्यकता नहीं महसूस हुई, और आपने एक अच्छी शुरुआत की। 27 का 27 आप जीतेंगे या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक बहुत बढ़िया चीज कही। चलिए चर्चा को खोलते हैं। सवाल नंबर 1, क्या चुनी हुई सरकार को गिराकर उनके विधायकों को दूसरे प्रदेश के भीतर एक रिसोर्ट में रख करके प्रदेश को महामारी के दंगल में और प्रकोप में फेंकना, ढकेलना कितना उचित है? हरपाल भैया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अभी अविनेश जी ने कहा था कि सिंधिया जी ने और उनके लोग नाराज थे इसमें चले गए, तो सही बात है, वो चले गए तो भैया उनके लिए विमान आपने क्यों उपलब्ध कराया, रिसोर्ट आपने क्यों उपलब्ध कराया? उनके जो इस्तीफे थे वो भूपेंद्र सिंह और अरविंद भदौरिया लेके क्यों आ रहे थे? अच्छा चलो वो भी हम मान लेते हैं कि हमारी अंतरकला से सरकार गिरी। तो एक बात ये समझ में नहीं आता कि तो कांग्रेस के 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस का बहुमत नहीं बचा, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसा कौन सा सौदा था कि पहली बार देश के इतिहास में 45% मंत्री, 14 मंत्री बिना विधायक के उनको मंत्री बनाना पड़ गया। अब ये दूध का धुला कौन सा वाला सौदा है भाई? तो वास्तविकता तो ये है कि ये पूरा भारत की सरकार ने और मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक एक सरकार गिराई। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र अभी वेद जी ने कहा कि सरकार में द्वंद्व था कि सीएम की सुपर सीएम। देखिए, जब जो निर्णय आ रहे थे, जो पॉलिसीज बन रही थी, चाहे गरीब के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे किसी के लिए, तो पॉलिसी 15 साल की भाजपा की सरकार से बहुत बेहतरीन थी। और एक बात बताइए, कोविड महामारी के दौरान लोगों के रोजगार चले गए, मध्य प्रदेश की सरकार हमारे नागरिकों को खाना नहीं दे पाई, उनका इलाज ठीक से नहीं कर पाई है। और इसके बाद अगर कोई ये कहे कि 27 में से 27 जीत सकते हैं, तो ये ईवीएम से तो जीत सकते हैं, पर मुझे भी लगता है कि जनता के आधार पर कोई 27 में 27 जीत सकते हैं। चुनाव में जाइए, जनता इंतजार कर रही है कि जिस तरीके से हमने 26,50,000 किसान के खाते में पैसा डाला और कैबिनेट के डिसीजन को बदल के बाकी बचे हुए किसान का जून तक पैसा खाते में जाना था वो अपने नहीं जाने दिए। और इसी तरह से जो हम गरीबों को 100 रुपए में बिजली दे रहे थे उसको आपने 200 से लेकर 10,000 तक कर दिया। और
कर्मचारियों का जो हमने बढ़ाया था, हरपाल भैया डिस्कनेक्ट हुए हैं, 2 सेकंड। जी हरपाल भैया आवाज आ हाँ, रही है? यहाँ तक कि आपने मध्य प्रदेश सरकार के अधिकांश अच्छे निर्णय रोक दिए। इवन कि हमने गौशालाएं कितनी सारी बनाई। शिवराज सिंह जी जब हमने 15 साल बाद शपथ ग्रहण की तो मध्य प्रदेश में एक भी गौशाला सरकारी नहीं, और हम साल भर अंदर 1000 से गाय तैयार की, और मार्च के आसपास तक 3000-4000 गौशाला बनकर तैयार हो जाना चाहिए। तो हमारा काम दिख रहा है, और जब आप जाएंगे क्षेत्र में तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। और वैसे भी इनके प्रत्याशी जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है सबको दिख रहा है। दूसरी बात, कि सिंधिया जी जिस मुद्दे पे गए थे कि साहब अतिथि शिक्षकों के लिए सड़कों पर उतरूंगा, किसानों के काम नहीं हो रहे, तो वो सब काम हो रहा है, सिंधिया जी को कहाँ साफ चुन किया भैया। हरपाल जी का कहना यह है कि जनता इंतजार कर रही है, जनता के पास जाइए, जनता जवाब देगी। चलिए इनका उत्तर जो है हम लेंगे अभिनेश जी के पास में। अभिनेश जी बताइए, क्या एक चुनी हुई सरकार को गिरा करके, और एक जब कठिन समय चल रहा है देश के भीतर में, आप कहते हैं साधारण सा जुकाम है सर, ठीक हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चले गए और बाद में मुख्यमंत्री जी स्वयं दाखिल हो जाते हैं कोरोना के केस में, क्या कहते हैं आप, क्या है ये अभिनेश जी? अभिनेश जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज नहीं आ रही रवि भैया, एक बार फिर से बोलो ना, आवाज कट कट के आ रही, रुक रुक के आ जी रही। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कारण था कि चुनी हुई सरकार को गिरा करके, सिंधिया जी को लालच दे करके, विमान उपलब्ध करवाकर, रिसोर्ट उपलब्ध करवाकर आपने सरकार के लिए रास्ते खोले, व्यक्ति को लाया, और व्यक्ति को ला करके, उनके विधायकों को ला करके एक अच्छी सरकार गिरा दी, चुनी हुई सरकार गिरा दी? जी मैंने पूर्व में भी कहा है भैया कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिराने से दूर दूर तक कोई आपसी महत्वाकांक्षा के कारण गिरी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई है, ये सरकार ट्रंप को हेलो, शायद भारत में आकर, जी ट्रंप को शायद भारत में आकर के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं, उन्होंने स्वयं आकर के सरकार गिराई है। विष्णु जी क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं दोनों वक्ताओं को सुन रहा था, तो हरपाल जी की बात मैंने सुनी कि भारतीय जनता पार्टी ने रिसोर्ट उपलब्ध कराया, विमान उपलब्ध कराया। आखिरी में हरपाल जी, मैं शायद आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस के विधायक भी डीबी मॉल के ऊपर बने हुए मैरियट होटल में रुके हुए थे। अब हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उसके साइड में लगता है बैतूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से भूषण जी ही है। तो महाराष्ट्र में जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सरकार के रूप में जनता ने जब बीजेपी और शिवसेना को चुना, तो हम सब ने देखा कि रिसोर्ट में कांग्रेस के विधायक थे, एनसीपी के विधायक थे, शिवसेना के विधायक थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी के विधायक खुलेआम घूम रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में खाना नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर से एक बार यही बताना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, कोरोना कोई राज्य देख के तो नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आप देखी जाए तो मध्य प्रदेश का एरिया इतना बड़ा है, यहाँ से महाराष्ट्र लगा हुआ है, और मजदूरों की जो एक संख्या जो बहुत बड़ी होती है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की होती है, जो तमिलनाडु से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से आ रही थी। तो महाराष्ट्र और इन जगह पे इनकी गठबंधन की सरकार है, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई। महाराष्ट्र में क्या हुआ हम सब देख रहे हैं। पहले कोरोना था, अब एक शायद अभी जोक भी चल रहा है कि कुछ दिनों बाद हमें ऐसी कॉलर ट्यून सुनने की मिलेगी कि हमको कोरोना से नहीं, हमको कंगना से लड़ना है। तो इस विषय को लेकर हमने जो बवंडर किया है, तो मुझे और तीसरी बात रही उपचुनाव की, तो चुनाव में एक चेहरा लगता है।
तो चेहरा इनके पास है नहीं। चंबल के सबसे बड़े नेता के रूप में हम माननीय ज्योतिरादित्य जी को देखते थे, उसके पहले हम स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को देखते थे, उनके पहले हम विजय राजे सिंधिया जी को देखते थे। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं खंडित हुई है। और ये राजस्थान में हमने देखा है कि जो सरकार गिराने का या असमंजस का जो स्थिति बनी थी, कि आंतरिक विवाद भी था। अभी भी हम देख रहे थे कि जो कुछ नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के ऊपर जो चिट्ठी लिखी थी, उनके भविष्य के लिए, पार्टी के भविष्य के लिए लिखी थी, तो ये सारा आंतरिक विवाद चल रहा है, जिसका फायदा मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों को मिल रहा है। ये हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, केजरीवाल साहब को भी इसका फायदा हुआ है। यानी विष्णु गुप्त ने एक बहुत अच्छी बात कही है, विष्णु गुप्त वैद्य जी ने, कि पार्टी की आंतरिक कलह के कारण ज्योतिरादित्य जी हाथ से छूट गए। ज्योतिरादित्य जी को आप रोक नहीं पाए। शायद यदि आप उनको मुख्यमंत्री बना देते, शायद उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर देते। हालांकि देखिए, सेवा हुआ करना तो एक अलग विषय है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर दें तो शायद व्यक्ति रुक जाता। भूषण जी, क्या आंतरिक कलह के कारण? मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूं मेरे इसमें, एक छोटा सा जी। आसाम का भी वैसा एक उदाहरण है। हम अगर हेमंत बिश्वास जी का उदाहरण ले, तो वो भी आज बहुत कद्दावर नेता है बीजेपी के, जो कांग्रेस से ही आए हुए हैं। तो ये आंतरिक कलह के मामले में मुझे जोड़ना था। भूषण जी, क्या आंतरिक कलह के कारण फिर से उपचुनाव के भीतर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी? जी भूषण जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये से अवगत करवा दूं कि मध्य प्रदेश में माननीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी 27 की 27 सीट आएगी और मध्य प्रदेश के घोषणावीर शिवराज सिंह चौहान जी की विदाई तय है, पहला। दूसरा, जिस तरह से विष्णु गुप्ता जी ने कहा कि अंतरकलह थी, तो कांग्रेस में कभी कोई अंतरकलह की कोई बात ही नहीं होती है। आज हमारा संगठन इतना बड़ा है, कमलनाथ जी ने एक ही माले में सबको पिरो के रखा हुआ है। हमारा संगठन का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बैठकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। और रही बात कि सिंधिया जी ने जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए ये 2200 की बलि दे दी है, इनका भविष्य उन्होंने पूरा अंधकार में डाल दिया। और जो रिसोर्ट में जाके पैसे लेकर और जिस तरह से इस लोकतंत्र की हत्या इन्होंने करी है और भारतीय जनता पार्टी ने करी है, इसका जवाब आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता देने वाली है। और एक नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नियत जो 15 साल जो मध्य प्रदेश की जनता को देखने को मिला, आज की तारीख में आज भी लोग धरातल पर आज यानी उनका कुछ कहीं कुछ नहीं है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। रेत के डंपर आज भी चालू हैं और आज भी यानी अवैध काम को यानी बढ़ावा दिया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीनों में ही आज मिलावटखोरों पे कार्रवाई करी, आज रेत उत्खनन को लेकर उन्हें रोक लगाई। और जितने ये बड़े बड़े जयचंद जो वहां के मुखिया बनते हैं, क्या नाम है, चंबल क्षेत्र के, ये इनको इस बार जनता धूल चटाएगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो किया है वो आपको आने वाले समय में इनकी जो 15 से 16 विधानसभा सीटें हैं, इनमें पटकनी देके और माननीय कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करने का काम करेगी। यानी भूषण जी को पूरा विश्वास है, 27 में से 27 कमलनाथ जी ने टीम को बांध करके रखा है। लेकिन विष्णु की बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि पार्टी में कहीं ना कहीं आंतरिक कलह है। आदरणीय हरपाल जी, आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हर प्रकार की मीटिंग आप अटेंड करते हैं, हर प्रकार की राष्ट्रीय मीटिंग में आप जाते हैं। मैं चाहता हूं आप बताएं, क्या अंतर कलह के कारण फिर से मध्य प्रदेश के भीतर नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? क्या दिक्कत होगी कांग्रेस को? अपने ही लोग फिर से धोखा देंगे कांग्रेस को या नहीं? विष्णु जी, विष्णु जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी सारी बातों का अच्छे से जवाब भी दूंगा।
हरपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आ रही है। आपको आ रही है? जी, मेरा प्रश्न ये है, आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, आप अधिकांश मीटिंग्स में उपलब्ध होते हैं। क्या आंतरिक कलह के कारण पार्टी को मध्य प्रदेश में दोबारा नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से, दिग्विजय सिंह को जनता पसंद नहीं करती है, क्या उनके चेहरे के कारण फिर से ये होगा क्योंकि वे राज्यसभा में हैं, और सिंधिया जी अड़े इसी कारण से थे? क्या इसका नुकसान होगा? रवि जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा और पूरा विस्तृत से दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा जो हमारे वेद जी ने बोला था उसके ऊपर जाना चाहता हूं। इनने कहा कि कांग्रेस में ज्यादातर आंतरिक कलह और लोगों को नहीं किया जाता। जब जिन्हें महाराष्ट्र के एमएलए का भी उदाहरण दिया कि भाजपा के एमएलए खुले घूम रहे थे, तो भैया महाराष्ट्र में आपका जो मुखिया बैठा ना देश में, वो 4 बजे उठा करके शपथ दिला देता है। तो जिसके पास पूरी सीबीआई, पूरी ईडी सब कुछ होगा, उसको अपने एमएलए अलग अलग रखने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, हेमंत बिस्वा कौन है? हेमंत बिस्वा वो शख्स है जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और फिर वो नरेंद्र मोदी जी की गंगा जी में जाकर नहा लिए तो पवित्र हो गए। वैसे ही हरियाणा के अंदर पिछली सरकार में राव इंद्रजीत सिंह थे, जब वो यूपीए गवर्नमेंट में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री थे, तो भाजपा ने आरोप लगाए। इसके बाद उनको हमने पार्टी से हटाया। उनने पार्टी छोड़ने के बाद जैसे बीजेपी ज्वाइन करी, वो सांसद बने और वही सेम डिपार्टमेंट, सेम होता उनको दे दिया गया। तो एक तो आपकी गंगा जी में सब लोग पवित्र हो जाते। एक दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है। कांग्रेस में कोई आंतरिक कलह नहीं है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता ये बता दो जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के एक भी डिसीजन, अलोकतांत्रिक डिसीजन तो कोई बात कर सके। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब 30 जनवरी के दिन WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने विदेशों से आने वाली सारी उड़ानों को चेक क्यों नहीं कराया? इसके साथ ही जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कोरोना महामारी को लेकर ट्वीट किया और कहा कि ये बड़ी महामारी आ रही है और इसके कारण हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो उस जगह पे जागने की जगह इनके स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया और जो गोदी मीडिया है, राग दरबारी मीडिया, उसने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया और फिर भी नरेंद्र मोदी जी नहीं चेते। उसके बाद जब दूसरी बार जब हुआ, तो इसके बाद राहुल जी लगातार चेता रहे थे और नरेंद्र मोदी जी लिट्टी चोखा खा रहे थे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 15,000 लोग नमस्ते ट्रंप के नाम पे गुजरात में बुलाए और गुजरात में बुला करके नमस्ते ट्रंप करा करके हमारे देश की पूरी जनता को कोरोना की महामारी में झोंका। जो काम हम 6 सप्ताह पहले कर सकते थे, वो काम भारत के प्रधानमंत्री ने 8 सप्ताह पहले किए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये मजाक, ये शब्द बोलता हो, जिस प्रधानमंत्री जी ने ये बोला, उस स्वास्थ्य मंत्री का अब तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर कोई अंतरकला नहीं है। हमारी CWC में जो बात हुई, आपने देखा होगा 3 दिन पहले रिसफल हो गया सब लोग तरीके से, और जैसे ही कोरोना महामारी खत्म होगी उसके बाद हमारा संगठन का विधिवत चुनाव होता है और हो जाएगा। आपके यहाँ तो चुनाव होता नहीं है। आपके यहाँ तो विडंबना इस बात की है कि भारत के प्रधानमंत्री जी संसद की कसम खाते जाते हैं संसद के अंदर कि क्यों ना जो अपराधीकरण उसको रोका जाए। 1.5 घंटे का भाषण देते हैं, वो 1.5 घंटे के भाषण में कहते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बनता है जिसके खिलाफ सीबीआई ने नहीं, पुलिस ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हत्या का चार्जशीट होता है। और देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सांसद वाली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी हत्या का चार्जशीटर नहीं रहा। तो प्रधानमंत्री जी का 1.5 घंटे का भाषण का क्या हुआ? प्रधानमंत्री के 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? प्रधानमंत्री की 100 स्मार्ट सिटियां कहां दिख रही है? प्रधानमंत्री की बुलेट ट्रेन की जगह हमारी ट्रेन बेची जा रही है, उसका क्या हुआ? कल ही वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें पूरे सरकारी उपक्रमों में और सरकारी नौकरियों में कोई नई पोस्ट सृजित नहीं की जाएगी, जिनने जुलाई में वो कर दिया। बात की थी हमारे वेद जी ने कंगना की। अरे भैया, कंगना क्या कर रही है, रिया क्या कर रही है, सुशांत कैसे मरा, ये तो सब सीबीआई सब जांच कर रही है। आज मुद्दा है बेरोजगारी का,
आज मुद्दा है देश की हमारी सीमा असुरक्षित है, भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर रक्षा मंत्री कहते हैं चीन सीमा में आ गया, विदेश मंत्री कहते हैं चीन सीमा में आ गया, हमारा राजनयिक जाके चीन में विरोध दर्ज कराता है, और भारत के प्रधानमंत्री 20 जवान मरने के बाद भी एक भी सत्य नहीं बोलते, बल्कि जब राहुल गांधी जी ने उनको कहा कि डरिए मत, पूरा देश आपके साथ खड़ा, तब वो बाहर आते हैं और ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोलते कि ना हमारी सीमा में कोई आया ना घुसा है। उसका परिणाम यह हुआ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों भारत का प्रधानमंत्री शत्रु देश की भाषा बोल रहा था, उसके कारण चीन के प्रधानमंत्री और चीन की सरकार ने जहां जहां चीन सेना है उस जमीन के ऊपर दावा ठोक दिया कि हमारी जमीन है। आप ये बताइए कि अगर चीन हमारी सीमा में नहीं आया तो फिर वापिस कहां जा रहा, और इतना कंट्रोवर्सी क्यों? और भारत का प्रधानमंत्री जब झूठ बोला तो क्या लेफ्टिनेंट प्रकाश मेनन ने यह कहा कि ओ माय गॉड, भारत का प्रधानमंत्री शत्रु देश की भाषा कैसे बोल सकता है, इनके खिलाफ तो राजद्रोह का केस लगना चाहिए। तो सत्य को स्वीकार करिए, सत्य के मुद्दों पे बहस करिए, रोजगार पे बात करिए, किसानों पे बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा पे बात कीजिए। देश के मुद्दे ये, देश का मुद्दा सुशांत नहीं है। कितने लोग रोज किसान आत्महत्या करते हैं, कितने युवा आत्महत्या करते हैं। देश का मुद्दा कंगना नहीं है, देश का मुद्दा रिया नहीं है। आप बताइए गोदी मीडिया की क्या हालत, रात भर वो इतने बजे इतनी बार चटाई पे बैठी लेटी, ये क्या चल रहा है? इस देश के चौथे स्तंभ को भी अंबानी और अडानी की जेब में रख दिया गया, इसलिए इस देश में जो चौथा स्तंभ मर गया। और यह चौथा स्तंभ अगर नहीं मरा होता, मैं बताऊं रवि जी, आज आपको इस जगह जरूरत नहीं पड़ती, इस फेसबुक पेज पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो निश्चित तौर से ये हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए और अपने अंदर का जो तानाशाही है उसको रोकिए। यानी हरपाल जी ने पूरे 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हमारे यहाँ पर आंतरिक चुनाव भी होंगे, हम पूरी तरह से अपनी पार्टी संभाल लेंगे, लेकिन जिनके हाथों में देश है, देश कब संभलेगा? सवाल ये है कि देश कब संभलेगा। सवाल नंबर 2 है मेरा, मैं सवाल लेकर के आप लोगों के पास आ रहा हूं। अभिनेश जी तैयार रहें। अभिनेश जी, सवाल मेरा ये है कि क्या कोरोना के इस पीरियड में, मार्च के महीने में जो पूरा घटनाक्रम चला, क्या बेंगलोर में जो लोग अपनी पार्टी को धोखा देकर छिप करके रह रहे थे, उसका प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या उसका प्रतिफल कांग्रेस को मिलेगा? अभिनेश जी। हेलो अभिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कम आ रही भैया, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा लाउड स्पीड बढ़ाइए ना उसका। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मार्च के महीने में जो घटनाक्रम किया, मार्च के महीने में जो बेंगलोर का में इतना बड़ा घटनाक्रम चला, क्या उसका हर्जाना कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा? उसमें हर्जाने वाली कोई बात नहीं है। सभी राज्यों की अपनी अलग अलग स्थिति होती है और सभी राजनीति का हर दौर एक अलग अलग दौर होता है, और पूरा का पूरा राजनीति जो डिपेंड है, आधारित है, वो जनता के ऊपर आधारित है। ये घटनाक्रम, सभी घटनाक्रम सभी समय अलग अलग प्रकार का फल प्रतिफल देते हैं। उसमें आज की घटना को जोड़ने से कोई विशेष, मेरे हिसाब से उसका फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात हो रही है, कोरोना काल में चुनाव की बात हो रही है। कोरोना एक प्राकृतिक आपदा है और इस अभिनेश जी जी, मुद्दा यही तो है। आखिरकार चुनाव की नौबत आई क्यों? क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी? जी, चुनाव की नौबत आई क्यों, उसका तो कारण कांग्रेस पार्टी स्वयं है। एक अच्छी चुनी हुई सरकार, एक अच्छा मुख्यमंत्री जिसे लोग मानते थे, वे अपने राज्य को चला रहे थे, लेकिन वे अपने ही दल के, अपने ही नेताओं को वो संतुष्ट नहीं कर पाए, उनको सम्मान नहीं दिला पाए, उनको एक नहीं कर पाए, और इस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। उसमें जनता का, भाजपा का और किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। सर, उनको कौन सा सम्मान नहीं मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, बताइए।
ज्योतिरादित्य अच्छा, सिंधिया जी की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं रही होंगी। कौन सा सम्मान नहीं दिया सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी ने? अच्छा, सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा पे भाजपा सवार हो गई कुल मिला के। हाँ, सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा पे शिवराज जी और भाजपा और नरेंद्र मोदी जी सवार हो गए। हाँ। अरे भैया, अगर आपका कोई डील नहीं हुआ तो पहली बार देश में 45% मंत्री, 14 मंत्री बिना विधायक के आपने कौन सा डील किया जो उनको मंत्री बनाना पड़ गया? ठीक है, उनने हमारी पार्टी छोड़ दी, आपकी सरकार बन गई, वो चुनाव लड़ लेते, चुनाव जीत लेते, उसके बाद उनको मंत्री बना देते। सौदा तो तय है ना कि आपने उनको बिना उसके मंत्री बनाया, इसका मतलब आपका सौदा हुआ। आपके व्यक्ति उनके इस्तीफा लेके आए, इसका मतलब सौदा हुआ। आपने उनको प्लेन उपलब्ध कराए, इसका मतलब सौदा हुआ। तो आप स्वीकार कीजिए ना, पर्दे के पीछे कब तक छुपेंगे? और ये तो शिवराज सिंह चौहान खुद एक सभा में स्वीकार कर चुका है कि अगर सिंधिया जी नहीं होते तो क्या सरकार गिरती क्या? तो सवाल इस बात का है कि ऐसा कौन सा मिठाई 14 विधायकों से जिनको बिना बिना विधायक रहे मंत्री बना दिया गया, अगर आपका सौदा नहीं हुआ तो? क्यों भारतीय जनता पार्टी के अजय विष्णु जैसे लोग, बहुत सारे सीनियर लोग क्यों बिना मंत्री करे गए? अभिनेश जी, हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अभिनेश जी, बात तो बिल्कुल सही है। आप बताइए अभिनेश जी, बात तो बिल्कुल सही है। बिना सौदा के आप कैसे मंत्री बना सकते हैं किसी को? आपने बिना विधायकी के कैसे मंत्री बना दिया? सौदे की कोई बात नहीं है इसमें। आगामी चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत उनको बनाया गया है कि किस तरह से हम फिर से जो चुनाव होगा उसमें हम कैसे फेस करेंगे। हमारे नेताओं को एक प्रभावशाली बनाने के लिए वो सब किया गया है ताकि तो आपके नेता बोलते हो तो बाजी से और कोई कमी है क्या? अभिनेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अगर इतना ही जनसेवा का ये था तो काहे को 22 जाके दूसरे के पाले में बैठ गए? काहे को जाके उनने मंत्री पद की रिकमेंड कर दी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, शिवराज जी से? छोड़ देते, जनता की सेवा करते। लालच तो था ही, 35 करोड़ तो ले ही लिए थे। लोकतंत्र की हत्या तो करी दी इन्होंने। भाई समाज सेवक बन जाते ना, यदि समाज की सेवा करनी है तो समाज सेवक बन जाते। लेकिन प्रश्न दूसरा है। मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। विष्णु आपसे जानना चाहूंगा, मार्च के महीने में जो घटनाक्रम हुआ, एक चुनी हुई सरकार गिराई गई, विधायक बेंगलोर में जाकर के बैठे रहे, सारी मस्तियां हुई, उनकी वीडियोस आई और पूरा प्रदेश एक अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रहा था। क्या इसका नुकसान भाजपा को होगा या कांग्रेस को होगा? प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस का या बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं, जब जनता वोट देने जाएगी तो शायद वो मार्च का महीना याद करे, सर्दी खांसी जुकाम याद करे, रात का सुप्रीम कोर्ट याद करे, दिन भर का घटनाक्रम याद करे, उनको विधायकों के इस्तीफे बीजेपी लेकर के आ रही है ये याद करेगी। तो किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? विष्णु। रवि जी, देखिए दो मुद्दे है इस बात के। देखिए, दो राष्ट्रीय जब चुनाव होता है तब राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है, फिर उसमें सीमा विवाद आएगा, उसमें विष्णु ये तो राज्य चुनाव है भाई साहब। नहीं विष्णु, ये राज्य चुनाव है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ रवि जी। क्योंकि हम मध्य प्रदेश में देखें तो केवल एक कांग्रेस के सांसद चुन के आए थे, बाकी लोग नहीं आ पाए। लेकिन जब राज्य के चुनाव हुए तो बहुत ही कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जो अभिनेश जी ज्यादा जानते होंगे मुझसे, जो पार्टी में जो हुआ मध्य प्रदेश में ज्यादा हुआ, लेकिन उसमें कांग्रेस को मैंडेट दिया गया। अब उसमें लोकल मुद्दे ज्यादा होते हैं कि हम कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि मोदी जी के नाम पे तो सांसद बन गए, लेकिन राज्य का चुनाव होता है ये लोकल मुद्दों पे होता है, स्थानीय मुद्दों पे होता है। तो ये जनता तय करेगी उनका हीरो कौन है, टाइगर जिंदा है नहीं है वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम ये हमें समझना चाहिए और कुछ बड़बोला नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होती है, ये हम भूल जाते हैं। इसलिए देश में फिर आपातकाल लगाया जाता है। फिर देश में 12 साल एक मुख्यमंत्री गुजरात के, उनको सीबीआई द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उनका पासपोर्ट और अमेरिका में प्रेशर लाकर उनको वीजा मना किया जाता है। ये सारी चीजें होती है। फिर शाहीन बाग भी होती है। चिदम्बरम को तो हार पहनाया गया, राज्य का चुनाव ये राज्य के मुद्दों पे होता है। चिदम्बरम को तो हार पहनाया गया अभी मोदी सरकार में। जी
हरपाल जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं भाजपा का प्रतिनिधि नहीं, हूँ, वो भाजपा अविनाश जी को हैं, मैं अगर अपना मुद्दों पे वक्तव्य बात रख रहा करो तो हूँ। सारों पे करो ना भैया, एक क्यों आइडेंटिफाई करो? आप भाई बोलो कि सीबीआई का विष्णु दुरुपयोग होता है। विष्णु 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 बात बात और निष्पक्ष रूप से होनी जी, चाहिए, बात रवि जी, निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, दोनों पक्षों की जी, तरफ से होनी चाहिए। आप आप गिनाओ यदि ना, समाज कांग्रेस सामाजिक सरकार ने कार्यकर्ता कितने है तो लोगों के खिलाफ कराया, शरद भाजपा ने पवार कितने साहब लोगों के के खिलाफ कराया? शरद आप गिनाओ। आप सिर्फ कांग्रेस के गिनाओगे और भाजपा के नहीं गिनाओगे तो सामाजिक कार्यकर्ता कैसे हो? ये ये जो राकेश सिन्हा जैसे सामाजिक कार्यकर्ता मत बनो भैया। वो अपने वो 2 3 4 आ जाते हैं टीवी चैनलों पे जो संघ से और पिछले दरवाजे से, वैसे कार्यकर्ता मत बनो। ठीक है भाई, आप जी जी निष्पक्ष बनो, हमारी कमी गिनाओ, जी भाजपा की गिनाओ, हम स्वीकार करेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। जी। हरपाल जी, किसी व्यक्ति ने खूब कहा है कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं है, तो हमारे मतभेद है, हमारे मनभेद नहीं है, आप चिंता ना करें। हाँ, निश्चित तौर से। तो मेरा ये जी हरपाल भैया सेम सवाल जी, आप उत्तर दें, सेम सवाल। रिपीट करना। अच्छा, उसमें अपना ये इसका क्या नुकसान होगा? मेरा ये कहना हाँ था क्योंकि कि क्योंकि जिस क्यों, तरह से क्योंकि हरपाल भैया जब कोई वोट देने जाएगा तो उसे याद नहीं आएगा मार्च का महीना, उसे याद नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का घटनाक्रम। देखिए रवि जी, हमारे वेद जी भी बहुत अच्छे हैं, अविनेश भाई भी अच्छे हैं और हमारे बैतूल के साथी है। मेरा एक कहना है कि जब इस बार व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो उसको बहुत सारी चीजें याद आएगी। बहुत सारी चीजें कैसी याद आएगी कि एक कोई मजदूर दिल्ली से चलता है, वो बेचारे ग्वालियर घर पहुंचने के पहले रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और पत्नी और बच्चे भटक जाते हैं। अभी वेद जी ने कहा था कि हमने अच्छी व्यवस्था की। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के गृह जिले से आता हूँ और इंदौर और भोपाल का बहुत अच्छा बढ़िया रोड है, बेहतरीन क्वालिटी का। इस पूरे रोड के ऊपर एक भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार का व्यक्ति खाना देने के लिए नहीं था। हाँ, स्वयंसेवक लोग थे, जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है वो लोग थे, पर सरकार की व्यवस्था नहीं थी, कोई नहीं थी। दूसरा, जब इस बार चुनाव होगा तो चुनाव इस मुद्दे पे होगा कि आपने बिना सोचे समझे सत्ता की हवस में हमारे प्रदेश को बिना तैयारी के, जब कमलनाथ सरकार तैयारी कर रही थी कोरोना से निपटने की, उस समय आपने कमलनाथ जी की सरकार को गिरा करके सत्ता पे कब्जा कर लिया, जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा। और अब जब वोट डलेगा तो इस बात पे डलेगा कि 26,50,000 का किसान का कर्जा हमने माफ किया, बाकी का पैसा ये कर्जा माफ नहीं कर रहे, तो उनका कर्जा क्यों माफ नहीं कर रहे हो? किसान तो किसी पार्टी का नहीं होता। अगर कांग्रेस पार्टी ने 26,50,000 किसान के खाते में पैसा डाला तो बाकी को में भी डालना चाहिए इनको। शिवराज जी को किसने रोका? ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसने रोका? 15 साल की सरकार में 1 रुपया, ये 2008 में 50,000 रुपए कर्ज माफ की बात करके आए थे और इन्हें 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। ये झूठ बोलते रहे कि कमलनाथ सरकार ने माफ नहीं किया। इनके कृषि मंत्री की पत्नी का कर्ज माफ हुआ, शिवराज जी के परिवार के लोगों का कर्जा माफ हुआ, 26,50,000 किसान के खाते में पैसा चला गया। तो सबसे पहले तो मेरा आज ये निवेदन है कि शिवराज सिंह जी चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप सब चुनाव में जाने के पहले इस प्रदेश के बचे हुए किसानों का कर्जा माफ करो। दूसरी बात, किसान की पूरी फसल खराब हो गई है, तो जब किसान की फसल खराब हो गई तो उसको मुआवजा दो, उसका पिछले साल का जो बीमा है, वो जो प्रीमियम हो जाती है वो करो। जैसे मैं तो अपने यहाँ का बता देता हूँ, मेरा सीहोर जिला है, पिछले बार फसल खराब हुई थी, हमने निवेदन किया था कमलनाथ जी से, तो वो पूरे का पूरे जिले को आपदा प्रभावित घोषित किया था। उसके बावजूद इस बार ज्यादा फसल खराब हो गई, पर शिवराज जी चौहान ने अभी तक सीहोर जिले को आपदा प्रभावित घोषित नहीं किया, अभी भी वो, और ना ही उनने मुआवजा का कोई अनाउंसमेंट किया। जबकि हमने पिछले बार 1 किस्त दे दी थी, 3 किस्त जब हम मुआवजे की देते तब तक इनने सरकार चोरी कर ली। तो हमारा ये कहना है कि जिनका 100 रुपए बिल आ रहा था, उनको हजारों का बिल आ रहा, वो वोट डालने जाएंगे। जिन अतिथि शिक्षकों को आपने सपना दिखाया था कि हम आपके लिए लड़ने गए, उनको आपने उस पर कोई काम नहीं किया, वो जाएंगे। इसके साथ ही जिन किसानों को सब्सिडी और ये मिल रही थी और वो बंद कर दी, वो जाएंगे। और इस तरह से ये कमलनाथ जी के 15 महीने वर्सेस 15 साल पे चुनाव होगा। और आप व्यापारियों से पूछ लीजिएगा, आप व्यापारियों से पूछ लीजिएगा, व्यापारी से लेके, कर्मचारी से लेके, किसान से लेके, इवन की जो पेंशन 15-20 सालों से 300 रुपए मिल रही थी, वो लाखों हमारी महिलाओं की पेंशन हमने 300 से 600 की।
और अब तक सरकार में होते तो 1000 रुपए हो जाती। आप सुनो, इनके झूठ की दुकान देखो। ये बोलते हैं कि साहब कन्यादान की राशि 51,000 रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं दी, और पता चले कि उन्हीं का संसदीय क्षेत्र विदिशा के एक ब्लॉक में 225 लोगों को 51,000 रुपए की राशि जारी हो जाती है, और ये उस राशि को घटा के वापस 28,000 करना चाहते हैं। तो ये कटौती करना चाहते हैं। तो अब जनता ने ये देख लिया है कि कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में अच्छी स्कीम चालू की थी, सुविधाएं चालू की थी, व्यापार के लिए जो अच्छा माहौल बनाया था, उसके आधार पर लोग वोट डालने जाएंगे। और निश्चित तौर से जो भाजपा ने और शिवराज सिंह चौहान ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो इस देश के जनतंत्र का अपमान किया, मैं तो दूसरी बात कहता हूं, चलो सत्ता में कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो परंपरा मध्य प्रदेश में लागू हुई, अगर ये देश में लागू होने लगे तो क्या होगा? अगला हम आम चुनाव में जाते हैं, कोई पार्टी 130 सीट जीत के आएगी, और शिवराज सिंह चौहान जैसे लालची व्यक्ति ये सोच लेंगे कि साहब मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है, 30 में दूसरे दल से खरीदता हूं, 30 को मंत्री बना दूंगा, 35 करोड़ दे दूंगा, तो जो 130 वाला वो 100 रह जाएगा और ये हो जाएगा 200। इसी तरह से अगर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी अगली बार चुनाव में जाते हैं और वो 180 सीट जीतते हैं, और बाद में 80 विपक्ष के सांसदों को बोले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहना है और 80 मंत्री दूसरे बना देता हूं और बहुमत साबित कर देता हूं, तो हमारा ये कहना है कि ये चुनाव ना सिर्फ सुविधाओं का है, ना सिर्फ व्यवस्थाओं का, ये चुनाव जो है देश के अंदर गलत परंपरा नहीं डले, लोकतंत्र और जनतंत्र और जनमत, जनता के वोटे हुए डाले हुए वोट का क्या कीमत है, इस मध्य प्रदेश की जनता उस देश के प्रदेश के मत की कीमत का एहसास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कराएगी। और जब 27 चुनाव में वोट डलेगा और परिणाम आएगा, तो आप देखना इस लोकतंत्र के हत्यारों का काला चेहरा देश के सामने आएगा। यानी हरपाल जी ने कहा, हरपाल जी ने बताया कि भाई जनतंत्र और लोकतंत्र पर बात होगी, बिजली के बिल का ध्यान रख करके कोई भी वोट देने जाएगा, शिक्षकों की बात होगी, किसानों की बात होगी, यानी मूलभूत मुद्दों को ध्यान में रख करके कोई भी व्यक्ति वोट देने के लिए जाएगा। भूषण जी आपके पास आ रहा हूं। भूषण जी, सवाल मेरा यह है आपसे कि जिन विधायकों को बिना विधायक, माफ करें, जिन व्यक्तियों को बिना विधायकी के मंत्री बना दिया गया है, उन्हें दोबारा यकीनन टिकट मिलेगी, वे उम्मीदवारी करेंगे। क्या ऐसे उम्मीदवार आपको लगता है जीत करके आने में सक्षम हैं? क्या उनका पल्ला भारी होगा या कांग्रेस की तरफ से जो व्यक्ति खड़े होंगे उनका पल्ला भारी होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग के समक्ष ये कहना चाहता हूं, ये जो 22 जो गए हैं, इनका जो भविष्य सिंधिया जी ने टोटल खराब कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खराब कर दिया है। और जो देश की जनता थी, वो जनता ने इनको, मध्य प्रदेश की जनता ने इस तर्ज पर चुना था कि ये लोग जीत के आएंगे और माननीय कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करेंगे। पर कुछ चंद लोगों के चक्कर में इन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज जनता के दिमाग में ये चीजें हैं, जनता ये जान रही है कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है, और इन लोगों ने जिस तरह से हमारे ऊपर जो प्रहार जैसे इन लोग ने किया है या कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में इनको बखूबी देखने को मिलेगा। और ये 22 सीटें जो है, ये 22, 25, 27 सीटें जो है, ये पूरी की पूरी ये हारेंगे और ये पूरे गद्दार हारेंगे। थैंक यू। विष्णु, सवाल वही, क्या जिन व्यक्तियों को मंत्री बना दिया गया बिना विधायकी के, मान लीजिए यदि वे उम्मीदवार तो बनना तय है और उनके सामने कांग्रेस के लोग होंगे, कांग्रेस एक ही बात बोलेगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनी हुई सरकार को गिनाया, ये वो लोग हैं जो बिना विधायकी के मंत्री बन गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके पीठ पर छुरा भोंका है। जनता किसका साथ देगी? किसके तराजू का पल्ला भारी होगा? उस उम्मीदवार का जो कांग्रेस का है या बीजेपी का? विष्णु, मेरे ख्याल से इसका उत्तर देने की क्षमता हम पांचों लोग नहीं रखते। ये इसका उत्तर देने की क्षमता मध्य प्रदेश की जनता रखती है और उस संभाग की जनता रखती है जहां चुनाव होने हैं। चलिए, यानी कि विष्णु जी ने चुप्पी साध ली। नहीं ना रवि जी, हम तो ये कह रहे थे कि हम तो प्रचार करने जाएंगे ना, हम जाएंगे, हरपाल जी जाएंगे, भूषण जी जाएंगे,
लेकिन हम तो वो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनके सामने हमें खेल करना है। वो ताली बजाए तो हमारा खेल सक्सेस है, नहीं मारेगी तो हमारा खेल बिगड़ गया। तो जनता किसका खेल बनाती है और बिगड़ती है, क्योंकि 2014 में भी हमने देखा कांग्रेस का खेल बिगाड़ के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए। अगर वो ढंग का काम नहीं करेंगे अगली बार तो वो भी कर लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है, अब मैं आपके प्रश्न के ऊपर आता रवि जी, कि लोकल चुनाव होते हैं, लोकल विधायक होता है। मैं महाराष्ट्र में भी देखता हूँ और बाकी अन्य भी जगह पे देखता हूँ, लोग चेहरा याद रखते हैं, वो सांसद का नहीं, वो विधायक का होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 27 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद से जीत के आएगी, क्योंकि अगली वाली पार्टी के पास चेहरा नहीं है प्रचार के लिए। यानी 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 विष्णु जी का कहना, हरपाल भैया 2 मिनट, यानी विष्णु जी का कहना बहुत स्पष्ट है कि ये भले ही अधिकृत रूप से प्रवक्ता नहीं बनेंगे, लेकिन बात तो सिर्फ मैं निष्पक्ष होकर के नहीं बल्कि एक ही तरफा करूंगा, और ये ठान के बैठे हैं। विष्णु जी, सवाल ये उठता है, नहीं विष्णु जी, सवाल ये उठता है, भैया आपने बोला, मैं आपकी बात पकड़ के चल रहा हूं, आपने बोला विधायक का चेहरा उसको याद रहेगा, जनता को विधायक का चेहरा याद रहेगा, एग्री, कंप्लीटली एग्री। पर जिस विधायक का चेहरा याद रहेगा, कौन से, जो कांग्रेस का था या जो बीजेपी का था, जो धोखा दे करके जा चुका है या जो अब उनका मंत्री बना हुआ है, भाई किसका, स्पष्ट तो करिए। मुझे लगता है जो उम्मीदवार बनेंगे वो माननीय मोदी जी के माध्यम, उनका एक चेहरा बन के माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में और महाराज जी ज्योतिरादित्य जी के चेहरे को लेकर वो उभरेंगे, वो प्रचार करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे बहुत सारे नाम ऐसे ले सकता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट रूप से, आपने देखा होगा कि बंगलोर में भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई भी आएगा हम मिलेंगे नहीं। वो दिग्विजय सिंह जी जब गए थे तब उनको मिलने को मना कर दिया था। उनको स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो ये प्रमाण है कि आप, और माननीय हरपाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ गठबाजी नहीं होती, तो ये एक गठ फूट के तो भाजपा में आया है। तो इसका तो जवाब थे हरपाल जी की गठबाजी अगर नहीं है तो ये गठ कैसे आ गया? ठीक है विष्णु, हरपाल भैया एक प्रश्न बस विष्णु से ले लूं। विष्णु, बहुत स्पष्ट रूप से पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में नंबर 1 कौन, ज्योतिरादित्य या मुख्यमंत्री? मैं समझता हूं ज्योतिरादित्य जी भी हैं, क्योंकि मैं उसकी भूमिका इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक कहा गया, हाँ, मैं इसकी भूमिका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्योतिरादित्य जी का आप नाम देखेंगे तो विजया राजे सिंधिया जी भी भाजपा से रह चुकी हैं जब वो जनसंघ की बात, तो बड़े की बात नहीं है। मैं अभी आपको एक उदाहरण दूंगा कि मैं देवली पुलगांव एक विधानसभा आती है महाराष्ट्र में, वहां पे हमारे जिलाध्यक्ष साहब चले गए और उन्होंने शिवसेना को सीट गई तो उन्होंने अपक्ष तौर पे चुनाव लड़ा, लेकिन अब वो वापस आए तब उनको प्रदेश मंत्री बनाया गया। तो वहां के अध्यक्ष बोलते हैं कि भाई साहब आप जिला अध्यक्ष थे तो हमारे नेता थे, बाहर गए, हम फिर भी पार्टी का झंडा लेके खड़े हैं, और अगर आप अभी हमारे प्रदेश मंत्री के तौर पे वापस आए हैं तो आप हमारे नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में संस्कार ही वही है, और जनता भी देख रही है कि काम किसके हो रहे हैं। संभल में काम हो रहे हैं, वहां भिंड, मुरैना, सब जगह काम हो रहे हैं। तो भले ही उम्मीदवार वो हो, भले ही शिवराज जी का चेहरा हो, लेकिन जनता वोट विकास को और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ही करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास। अभिनेश जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी जी, चलिए, आवाज कम से कम पहुंची। मैं आप लोगों को बताऊं, अभिनेश भैया एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आज शायद उनके साथ में तकनीकी दिक्कत हो रही है इसलिए हम उनको ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। अभिनेश भैया ये बताइए कि क्या, बस एकदम सरल सा सवाल बस यही है कि क्या जो इन्होंने कहा विष्णु जी ने, उनकी उस बातों से आप सहमत हैं कि नंबर 1 पर लड़ाई नहीं है? वो सम्मान जो कल तक आपको महाराज जी कुछ और लगते थे, आज उनको आप लोगों ने गोद में बिठा लिया, आज वो आपको पूजनीय हो गए, आज आप आदरणीय हो गए उनके लिए, आज आपने उनको अपने दिल में जगह दे दी। कल तक आप कहते थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, और इन्हीं महाराज ने कल तक शिवराज सिंह जी के बारे में क्या क्या बोला था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किससे उनके हाथ रंगे हुए हैं मैं नहीं बताना चाहता। ये स्टेटमेंट तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर मैं हरपाल भैया के पास आऊंगा ही, वो बताएंगे खुद ही। जी अभिनेश जी उत्तर दें। रवि भैया, जहां तक मेरा मानना है कि हमारे यहाँ नंबर 1 नंबर 2 का कोई गेम नहीं होता।
हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक मुखिया होता है और उसके नेतृत्व में चुनाव होते हैं और सरकारें चलती हैं। रही बात यहाँ पे सिंधिया जी की, तो नो डाउट सिंधिया जी बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं और उनका जो घराना है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित रहा है, चाहे यशोधरा राजे जी हो, चाहे विजया राजे सिंधिया जी हो, चाहे राजमाता जी का मामला लें, तो यहाँ पे कहीं पे भी नंबर 1 नंबर 2 वाला कोई मामला ही नहीं है। और जो चुनाव आने वाले हैं वो निश्चित रूप से वहां पे जो मुख्य मुद्दा होगा वो विकास का ही होगा और जनता विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसी की सरकार राज्य में फिर से बने, ऐसा करके जनता वहां पर अपना बहुमत फिर से भारतीय जनता पार्टी को देगी, क्योंकि उन्होंने 15 महीने का कार्यकाल देखा है कि वहां पर विकास शून्य हो चुका था। उस रुके हुए विकास को पुनः प्रारंभ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर वहां की जनता आस लगाकर बैठी हुई है और ये अभी के तमाम चुनाव प्रचार के दृश्यों में दिख भी रहा है। वहां के लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार बने और ये उपचुनाव जल्दी संपन्न हो और विकास की गंगा पुनः बहे। चलिए, विकास की गंगा बहेगी, विकास की गंगा में कई सारी नाव होगी, जिस नाव पे बैठ करके प्रदेश की जनता बहुत कुछ देखेगी, प्रदेश की जनता सैर करेगी, भ्रमण करेगी और आनंद लेगी एक अच्छे प्रदेश का, जहां के मुख्यमंत्री जी स्वयं ये कहते हैं कि ऐसा प्रदेश है जिसका कोई सानी नहीं। भूषण जी, सवाल आपसे है और बहुत स्पष्ट सा सवाल है कि क्या कांग्रेस के भीतर 1 और 2 नंबर की, अब आ रही है मेरी आवाज? भूषण जी, आवाज आ रही है? बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। अब आ रही है? बहुत ज्यादा आवाज कट रही है सर। जी, हरपाल भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हरपाल भैया, यदि कांग्रेस के भीतर में 1 और 2 नंबर की लड़ाई नहीं होती, यदि सम्मान मिल जाता, तो क्या ये उपचुनाव आते? देखिए, कांग्रेस के अंदर 1 और 2 नंबर की लड़ाई नहीं थी। आपने देखा होगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका पूरे देश में एजेंडा है। उनने मणिपुर में तोड़ा, अरुणाचल प्रदेश में तोड़ा, कर्नाटका में तोड़ा, मध्य प्रदेश में तोड़ा और उसका उनका सौदा ये भाजपा के लोग तो इतने बड़े वाले हैं कि ये सत्य को स्वीकार ही नहीं करते कि भाई आपका सौदा तय है, आप बिना विधायक के 14 को मंत्री बना लो, भाजपा के आपके वरिष्ठ लोग बैठे रह जाते हैं, वो जीत के आ जाते हैं, आपकी पार्टी ज्वाइन की उनने, इसके बाद उनको मंत्री बनाते। एक बात भाई, एक तो बात ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात है रवि जी कि हमारे साथी विष्णु भाई जैसे बहुत अच्छे लोग हैं, पर भगवान करे देश में 2 तरह के लोगों ने इस देश को बर्बाद किया। एक तो विष्णु भाई जैसे निष्पक्ष विश्लेषक जो राकेश सिन्हा बनते हैं बाद में जाकर के, जो निष्पक्ष विश्लेषक होते हैं और बात करेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी की, ये कहते हैं कि कांग्रेस में चेहरा नहीं है। अरे कांग्रेस में एकमात्र निर्विवाद चेहरा कमलनाथ जी है, जो 15 महीने के अपने काम पे, जो शिवराज जी 15 साल में नहीं कर पाए, 26,50,000 किसान के खाते में पैसा डाला, पेंशनधारियों के डबल पेंशन की, 45 से 50,000 शिक्षा कर्मी और शिक्षकों के ट्रांसफर उनके घरों को उनको भेजे, इसके बाद हर क्षेत्र में उनने सुविधाएं बढ़ाई, वो हमारा निर्वाचित चेहरा है। ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। सवाल इस बात का है। दूसरी बात ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा प्रभाव है जिसके कारण से जहां चुनाव होते वहां सरकार बन जाती है। अरे भैया, ये जो डबल इंजन की सरकार बनी थी, शिवराज जी 2 टर्म सरकार बना पाए। भारत में कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्रियों से पैसा ले लेकर खूब अपना चेहरा चमकाया, और नरेंद्र बाबू जैसे ही प्रधानमंत्री बने और उसके बाद पहला चुनाव आया तो उनने कटौती कर दी चालू। वो उसका परिणाम हुआ कि 2018 के चुनाव में ये हार गए। अभी अगर नरेंद्र मोदी, सुनिए, शिवराज जी के चेहरे पे या मध्य प्रदेश भाजपा के चेहरे पे तो 1-2 सीट जीत भी सकते हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 सीट भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि मुझे 2 करोड़ रोजगार दे दो, आप 100 स्मार्ट सिटी दे दो, आप क्या बोलते हैं, देश की सीमा की सुरक्षा दे दो, आप
किसी भी क्षेत्र में आप ये बताओ, पूरे देश में रवि जी आपकी आमदनी कम हुई, विष्णु जी की कम हुई, हमारे अमिनेश भाई की कम हुई, भूषण भाई की कम हुई, देश के प्रत्येक नागरिक की कोविड महामारी के दौरान आमदनी कम हुई। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नयन प्यारे जो उद्योगपति मित्र है, आप एक बार बताओ, सबकी आमदनी कम हो रही है, तो फिर जियो के अंदर पूरे वर्ल्ड से लोग आके पैसा क्यों डाल रहे हैं? बीएसएनएल के टावर पे जियो चल रहा है और उसमें पैसा डाल रहे, उसका कारण एकमात्र ये है कि विश्व के बाकी उद्योगपतियों को पता है कि भारत का प्रधानमंत्री जियो के मालिक की जेब में बैठा है, इसलिए जियो के मालिक का जियो के प्लेटफॉर्म में पूरे विश्व से पैसा डाला जा रहा है। तो जिस तरह से निजीकरण करके हमारे भारत के सारे सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है, एकमात्र नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें एक भी सरकारी उपक्रम नहीं बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की, वहां से लेकर लगातार 15-15, 16-16 अच्छे उपक्रम। एक बात बताइए, ये तो छत्तीसगढ़ से बैठे हमारे भैया, मैं तो सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं, अगर ये ईमानदारी से जवाब देंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक स्टेट, छत्तीसगढ़ में डीजल 9 रुपए 61 पैसा सस्ता, मध्य प्रदेश में डीजल 9 रुपए 61 पैसा महंगा, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 9 रुपए 7 पैसा सस्ता, मध्य प्रदेश में 9 रुपए 7 पैसा महंगा। इसके साथ सुनिए, जो कांग्रेस जिसको आप लुटेरी बोलते हो, उसने डीजल पे 60 साल 65 साल में 3 रुपए 46 पैसा टैक्स लिया और आपने 32 रुपए 84 पैसा कर दिया। जो कांग्रेस को आप लुटेरी बोलते हो, उस कांग्रेस ने 70 साल में पेट्रोल पे 9 रुपए 20 पैसा टैक्स लिया और आपने 31 रुपए 84 पैसा कर दिया। और यहां तक कि आप तो बोलने को तैयार नहीं हो, $140 की जगह $28, $30 के बावजूद भी पूरी तरह से बर्बाद इस देश को कर दिया कि देश के पास कुछ नहीं बचा। और शिवराज सिंह चौहान का तो चेहरे को जनता पहले ही नकार चुकी थी। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सारे नेताओं को प्रदेश की जनता नकार चुकी थी। 6 महीने हो गए, 6 महीने में अगर ये बड़े वाले होते तो क्यों चुनाव आयोग को सिफारिश की इन्हें चुनाव बढ़ा दिया जाए? आप जाओ ना जनता के सामने, 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए था, अभी भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये चुनाव से भागने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनका इन 6 महीने का एक उपलब्धि बना दो। भाई एक बार बताओ, क्या कहते हैं कि बोले बिजली का बिल स्थगित करते हैं। भैया स्थगित भाषा क्या होती है? बिजली का बिल या तो माफ होता है, एडजस्टमेंट होता, तो जनता को कब तक गुड्डू बनाओगे? शिवराज सिंह जी, हम पैसा जमा करते हैं, हमारा बीमा आ रहा है। आप तो आपके गृह जिले में 2018 में 3 विधानसभा को आपने बीमा नहीं दिया। आपके टाइम पे किसानों के ऊपर आपने गोली चलाई, आपके टाइम पे आपने भावांतर के नाम पे किसानों को लूटा, आपके टाइम के ऊपर किसानों को मंडी से नगद रुपया मिलना बंद हो गया, जो कमलनाथ जी ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री से स्पेशल चिट्ठी लिख करके पैसा दिलाना चालू किया। तो हम तो लोगों के लिए काम करते हैं और काम के आधार पर चुनाव होगा। पर मेरा एक निवेदन है, आज बहस किस बात पे करने की जरूरत है? आज बहस करने की जरूरत है कि प्रदेश में रोजगार की दर क्या है। आज बहस करने की जरूरत है किसानों का 26,50,000 कर्ज माफ हो, बाकी कर्ज माफ शिवराज सिंह जी आप करोगे कि नहीं करोगे, या मान लीजिए कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी। आज जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनका क्या होगा, जो पुलिस कर्मचारी है उनका क्या होगा? भर्तियां सारी रोक दी गई। जब सारी भर्तियां रोक दी गई तो हमारे देश का युवा, प्रदेश का युवा, राहुल गांधी जी की बात एक बार फिर सच होगी कि हिंदुस्तान का युवा भारत के प्रधानमंत्री के पीछे डंडा लेकर दौड़ेगा और प्रधानमंत्री को छूटने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं, हरपाल जी ये बताइए कि आप राहुल गांधी जी का इतना कॉन्फिडेंस के साथ में नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी जी के पीछे कितना जनादेश है, कितना जनमत है? देखिए राहुल गांधी जी, लोग क्या बोलते हैं आपको पता है? देखिए पहली बात सुनिए, एक बात तो ये होता है कि जो सच्चा होता है उसको सबूत की जरूरत नहीं होती। आप देखिए राहुल गांधी जी का एक भी भाषण, एक भी ट्वीट आप झूठा नहीं बता सकते। जो आलू का सोना की बात करते हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी का, इनके आईटी का कमाल है, उनका भाषण है। इसके बाद कोविड महामारी को उन्होंने चेताया, क्या रिजल्ट निकला? अर्थव्यवस्था को उन्होंने चेताया, क्या रिजल्ट निकला? चाइना पे उन्होंने बात करी, क्या रिजल्ट निकला? जीएसटी का परिणाम क्या हुआ? नोटबंदी का क्या हुआ? और इवन की हर एक बात के ऊपर राहुल गांधी जी की कोई बात झूठी नहीं है, एक एक बात सत्य है। पूरी ईमानदारी के साथ इस देश के गरीब का, मजदूर का, किसान का, महिलाओं के हक की अगर लड़ाई कोई देश में कोई बात कर रहा हो, नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल कौन पूछ रहा? कहां है विपक्ष भाई? सारे जो लोग हैं इनने सीबीआई ईडी के बहाने दबा दिया, इनने सीबीआई और ईडी की बात की। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं साहब कांग्रेस ने गलत किया, तो 6 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है,
ठीक है, आपके पास सीबीआई, आपके पास ईडी है, आपने क्यों जांच नहीं कराई कांग्रेसियों की? और अगर कांग्रेस के लोगों की जांच कराकर कोई कार्रवाई नहीं करा पाए, इसके बाद अगर आपके कार्यकर्ता और आप झूठ बोलते हो कांग्रेस के लोगों ने गलत किया, तो आपको सर में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप असक्षम हो। और इनके लोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निजीकरण की वकालत करते हैं, क्योंकि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम बनाना चाहते हैं देश को। ये तो बताओ। ठीक है हरपाल जी मैं रोकूंगा। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और मेरे साथ में जो निष्पक्ष सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे एक बार पूछ लें, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सचमुच में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? जियो की जेब में है भारत का प्रधानमंत्री। जियो की जेब में है भारत का। क्या सीबीआई जेब में है? ईडी जेब में है? भाई 106 दिन चिदम्बरम के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं, कोई कुछ नहीं, 7 लोग फाइल पर दस्तखत करते हैं, एक जज को दूसरे दिन प्रमोशन देकर दूसरी जगह उसकी नियुक्ति कर दी जाती है और वो बेल कैंसिल करके चला जाता है। 106 दिन जेल में रखते हो, आपकी सरकार है ना, फिर क्यों क्लोजर रिपोर्ट डाल दी? विष्णु उत्तर। रवि जी, इसका उत्तर देखने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि कांग्रेस की स्थापना एलन व्यूमनिक के द्वारा हुई थी, ये हम सब जानते हैं। और मुकेश अंबानी कोई अंग्रेज नहीं है, या अगर हम बोल रहे हैं ये एक सूट बूट की सरकार है, तो ये सूट बूट की सरकार हम अगर बोल रहे हैं, मुकेश अंबानी तो आम नागरिक की क्यों घट रही भैया? और आज भी अगर हम सिर्फ अंबानी की क्यों बढ़े? जी मैं हरपाल जी मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। हरपाल जी, स्टार्टअप इंडिया नाम से शुरू हुआ, आज बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं। स्टार्टअप हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, अब आत्मनिर्भर हो गया। आप तो जुमले बदल रहे हो ना, रिजल्ट क्या है? एप्पल। हरपाल जी, आपने सीमा विवाद भी निकाला, उसी सीमा विवाद का तो फायदा भारत को हो रहा है। आज बार कल यही तो मंत्रमुग्धा से बाहर आई है ना भैया, मंत्रमुग्धा से बाहर आई है। पूरे विश्व में जो बांग्लादेश हमने बनाया वो हमको आंख दिखा रहा, नेपाल हमको आंख दिखा रहा, हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा, हमारा रक्षा मंत्री कह रहा है सीमा में घुसे, विदेश मंत्री कह रहा सीमा में घुसे, आज नहीं जाकर विरोध करता, और भारत का प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में कहता है कि हमारी सीमा में ना कोई आया है, ना कोई पोस्ट पे कब्जा किया है, जिसको आधार बना के चीन का प्रधानमंत्री और चीन सरकार उस जमीन को अपनी जमीन बोलता है और बोलता है कि हम 1 इंच नहीं हटेंगे पीछे। ये नुकसान हुआ हमको, और आज विश्व में एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। हरपाल जी हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ जी 2 मिनट हरपाल जी और विष्णु जी मैं दोनों को रोक रहा हूं। हमारा मुद्दा, फिलहाल हम सीमा विवाद पे फिर से एक दिन बैठेंगे, वापस आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश पर केवल 2 अंतिम सवाल मैं आप लोगों से लूंगा। आदरणीय हरपाल जी ने पूरी तरह से ये बताया कि कांग्रेस के तरफ से संगठन के भीतर में जो कार्य हो रहे हैं उसका फायदा, और कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किया है उस 15 महीने के काम का फायदा कांग्रेस को होगा। 27 में से 27 सीटें जीतेंगे और दोबारा से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। हरपाल जी का पूरा दावा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम हथियाया गया है, चोरी किया गया है, छीना गया है। हम द्वितीय अंतिम सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास मैं आ रहा हूं। क्या इस कठिन पीरियड में, कोरोना की महामारी के भीतर, जहां पे इतना विकराल रूप है, चुनाव कितना प्रतिशत सही लगता है और कितना प्रतिशत गलत लगता है? भूषण जी उत्तर दें, चुनाव कितने प्रतिशत सही लगता है, कितना प्रतिशत गलत लगता है? भूषण जी। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छे से। भूषण जी मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव कोरोना के पीरियड में कितने जरूरी हैं? चलिए अभिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अभिनेश भैया, यही सवाल है, क्या इस कठिन पीरियड में चुनाव जरूरी है? क्या बहुत अनिवार्य है? क्या हम बिना चुनाव के नहीं रह सकते? क्या जनता वोट देने जाएगी तो कोरोना नहीं फैलेगा? अभिनेश जी। जब इस कोरोना काल में सदन चल रहे हैं, कई राज्यों के सदन चल रहे हैं और अभी लोकसभा भी चलने की तैयारी है, तो मेरे हिसाब से यदि सुरक्षित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चुनाव यदि कराया जाए, कोरोना को नजर में रखते हुए, उसके पूरे एहतियात बरतते हुए, तो संविधान के अंतर्गत अभी चुनाव कराना जरूरी भी है। 6 महीने के अंदर निर्वाचन
आवश्यक है। तो दोनों के बीच तालमेल बिठाकर कोरोना से लड़ते हुए, कोरोना से बचते हुए और संविधान को पूरा करते हुए चुनाव अभी जो आवश्यक है तो बिल्कुल कराया जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु, सेम सवाल, यही सवाल है, कारण है सवाल पूछने के पीछे का। स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव क्यों जरूरी है? क्यों मुख्यमंत्री के रूप में कुछ और दिनों के लिए संविधान के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा यह कह दिया जाए कि भैया आप और एक्सटेंड कर देते हैं, आपको राज्यपाल के द्वारा विशेषाधिकार के अंतर्गत कर दिया जाए? कारण यदि जनता सड़कों पर उतरेगी, लोग चुनाव में अपना मत देने के लिए जाएंगे, तब क्या कोरोना नहीं फैलेगा? विष्णु, इसमें दो ये हो सकते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन इसका निर्णय ले, क्योंकि ये संपूर्ण अधिकार उनके अंडर में है, कैसा करना, क्या प्लानिंग वो करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि ये चुनाव और बिहार के चुनाव भी समय पे होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, नागपुर की बात करें या हर जगह की बात करें, हम सरकार बहुत चिल्ला रही है, फिर कांग्रेस की हो, हमारी हो, छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, कहीं की भी हो, लेकिन जनता उतर रही है और उसका वो ख्याल अगर रख रही है, अगर हम उसमें सक्षम हो रहे हैं कि हम उतना ख्याल रख के साउथ, क्योंकि अभी नीट की एग्जाम हुई है, एनडीए की एग्जाम हुई है, तो ऐसे अगर इंतजाम करके अगर चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, हम कोरोना को भी संभाल लेंगे और इनको भी संभाल लेंगे ये, लेकिन ये विषय पूर्णतः इलेक्शन कमीशन के अधिकार में। हरपाल भैया, सवाल आज के इस सत्र का, आज के सदन का, आज की इस चर्चा का अंतिम सवाल है मेरा, और आप तीनों से मैं उसका उत्तर चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यहां यदि उपचुनाव में गलती से भी 27 में से 27 या मान लीजिए 27 में 23 या 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर लेकर चली गई, पूरे प्रदेश को, पूरे देश थोड़ी देर से लगाऊंगा, थोड़ी देर से क्या एक अलग संदेश चला जाएगा? क्या एक अलग संदेश चला जाएगा कि विपक्ष के लोगों को हम कभी भी तोड़ सकते हैं, विपक्ष के नेता को महत्वाकांक्षा के तहत खींच करके लाइए और अपनी सरकार बनाइए? हरपाल जी। हरपाल भी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, एक मिनट जी। हेलो जी हरपाल जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए जी हरपाल से एक तो पहली बात ये सरकार, ये चुनाव आता ही नहीं अगर भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की लोलुपता नहीं होती। और जिस समय मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र बनाया था तो कायदे में, क्योंकि कोरोना महामारी से तैयारी करते रहते, पर चलो ठीक है, आपने सरकार जब चोरी कर ली तो ये चुनाव व्यवस्थित रूप से समय के आधार पे होना चाहिए और निश्चित तौर से उसको सावधानी के साथ होना चाहिए। ये इसमें ज्यादा ध्यान जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्योंकि उनके पास धनबल है, उनके पास तंत्र है, तो वो ज्यादा बड़ी बड़ी रैलीज और ये जो करते हैं उससे उनको बचना चाहिए और एक जनता की ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अब देखिए इनका अंतर देखिए आप, कि हम बढ़ाते हैं सत्र को तो उसको छोटा करते हैं। राजस्थान में हम सिफारिश कर रहे थे जल्दी बुलाओ तो ये जल्दी नहीं बुला रहे थे। तो इनका जो काम है उस काम को इनने बहुत अलग तरीके से किया है, पर जो जिस तरह से इनने सरकार को चुराई है, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के 15 महीने के काम के आधार पर, और सबसे बड़ी बात शिवराज सिंह जी को तो पहले फेल कर ही चुकी थी, उनने तो कुछ किया नहीं है, उनने तो सिवाय अभी भी धंधा करने के अलावा कोई काम चालू किया नहीं है। भाई वो भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद वो प्रचार और PR एजेंसी दिखा रहे हैं, वो क्या काम कर रहे थे? वो कैबिनेट की बैठक में लाइव दिखा रहे थे मैं चाय बना रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ। तो ये जो रोज रोज दिखावटी बातें हैं, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, आज तो उपचुनाव के ऊपर ये चर्चा का विषय है कि आज प्रदेश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, किसानों की फसल बर्बाद हो गई उनको सहायता कैसे मिले, किसानों को फसल का मुआवजा कैसे मिले, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कैसे करें, बिजली के बिल लोगों को कम कैसे मिले, यहाँ तक की जो पेंशन और बाकी चीजें। आप सोचिए संकट का समय और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें काटी जा रही है। अरे भैया,
70 साल 65 साल बहुत सारी महामारियां आई, देश में कुछ नहीं था, तब भी हमने देश को बचाया। आप तो मोदी जी और शिवराज जी तो इस जुगाड़ में लगे हैं कि ये कह के आए थे कि हेलो हरपाल जी आवाज आ रही है? हेलो जी हरपाल जी आवाज आ रही है? जी हरपाल भैया कंटिन्यू करें। इनने तो मुझे ऐसा लगता है कि इनने कसम खा ली है भारत के प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा ने कि देश का एक भी सरकारी संपत्ति बचने नहीं दूंगा, देश की सीमाओं को सबको सुरक्षित कर दूंगा। और एक हमारे मित्र ने कहा था कि वो उनकी कांग्रेस की स्थापना फलाने ने की थी। श्रीमान जी, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के किसी व्यक्ति ने आज तक अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोला? जो इनके पितृ पुरुष है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब पूरा देश आंदोलन कर रहा था तब ये बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों चला रहे थे? इनके देश के साथ 1942 में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम भारत छोड़ो आंदोलन लड़ रहे थे, तब आरएसएस और ये सब लोग उस आंदोलन का विरोध क्यों कर रहे थे? इनके एकमात्र पितृ पुरुष वीर सावरकर जिनको कहते हैं, उनने किस बात की माफी मांगी? इस देश के हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन नहीं मिलती है, वीर सावरकर को पेंशन किस बात की मिलती है? तो भैया देखिए, आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे और अंग्रेजी मानसिकता से आज भी सरकार को चलाना चाहते, क्योंकि अंग्रेज की तरह ही है ये जो कोविड महामारी है ना, जैसा 1943 का अकाल पड़ा था ना मानव निर्मित, ऐसा ही ये कोरोना महामारी मोदी के द्वारा बेहतरीन तरीके से निर्मित है। पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ तब संख्या ज्यादा थी, हमारे यहाँ बिना सोचा समझे लॉकडाउन हुआ, जब संख्या ज्यादा थी तब हमने खोल दिया, 2 महीने पूरे देश के लोगों को भोग, इसके बाद भी हम बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी मदद दे नहीं रहे। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करते हैं तो जी गरीब के खाते में 1000 रुपये आएगा? आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोन देने की बात करते हैं? अरे भैया, आदमी जिएगा ही नहीं तो लोन कहां से लेगा? तो इसलिए आज सबसे पहले जरूरत है मध्य प्रदेश की सरकार को और भारत की सरकार को कि गरीब के खाते में नगद पैसा डाले, किसान का कर्ज माफ करे, किसान की फसल खराब हुई उसको मुआवजा दे और इसके साथ साथ ही कर्मचारी और अधिकारियों को जो उनके कटौती किए गए उनको बहाल किया जाए, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए और बिजली का जो बिल हमने 100 रुपए किया था उसको 100 रुपया किया जाए, बढ़ा हुआ बिल स्थगित नहीं किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। ये सारे मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन इस प्रदेश की जनता आपको रिजल्ट देगी और परिणाम ऐसा आएगा कि नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप कहाँ जनसेवक हो भाई? आप किसान की बात नहीं कर रहे, आप अतिथि शिक्षक की बात नहीं कर रहे, आप बड़े हुए बिजली के बिल की बात नहीं कर रहे। आपको सरकार में आपको रोका कौन है? अगर आप काम नहीं करोगे 6 महीने में एक भी जनहित का निर्णय बता दीजिए, और जितने कमलनाथ सरकार के जनहित के निर्णय थे वो सारे आपने रोक दिए। भाई किसान किसी का थोड़ी होता, अगर 26,50,000 किसान के खाते में पैसा गया तो बाकी का पैसा हरपाल भैया आपको डालना चाहिए। हरपाल जी कंक्लूड करें, हरपाल जी कंक्लूड करें कि क्या एक अलग संदेश चला जाएगा कि कोई भी कल चल करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके या उन्हें अपना बना करके सरकार कहीं भी किसी भी तरह बना लेगा, या कांग्रेस को बहुत अच्छा एक संदेश मिलेगा? जे रवि जी, मेरा यही कहना है कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर आज मध्य प्रदेश के लोगों ने जागरूकता का परिचय नहीं दिया तो लोकतंत्र और जनमत नष्ट होने की ऐसी परंपरा डलेगी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि 230 सीट मध्य प्रदेश में है, कोई दल 130 जीत के आएगा और शिवराज सिंह चौहान जैसा लालची व्यक्ति 100 सीट जीतेगा। इसके बाद वो 30 दूसरे दल से खरीदेगा, उनको बोलेगा कि मंत्री बनाता हूँ और 35-35 करोड़ देता हूँ, तो ये जनतंत्र नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से भारत सरकार में भी मान लीजिए अगले बार नरेंद्र मोदी 180 सीट जीत के आते हैं और वो ये तय कर ले कि मुझे तो प्रधानमंत्री रहना है, तो वो भारत सरकार में 81 मंत्री होते हैं, वो 80 मंत्री दूसरे लोगों से खरीद करके सीबीआई ईडी के दबाव में अपनी सरकार बना लेंगे।
तो निश्चित तौर से हमारे लोकतंत्र को, हमारी जनता के जनमत को बचाने का यह महत्वपूर्ण चुनाव है। लोगों के लिए कौन सी सरकार सही काम कर रही थी? 15 महीने में शिवराज की अपेक्षा, 15 साल की अपेक्षा कमलनाथ सरकार ने जो बेहतरीन काम किए उसके आधार पर आएगा। और कोरोना महामारी में पूरे देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से जो मायूसी लगी है किसान मजदूर को, उसके आधार पर लोग वोट डालेंगे और मध्य प्रदेश की जनता जनतंत्र को लूटने के तरीके को रोकने के विषय में काम करेंगे। ठीक है, यानी हरपाल जी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि यदि गलती से भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जाती है, यदि गलती से भी अधिक लोग जीत जाते हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी रहेगी, तो लोकतंत्र हारेगा, जनमत हारेगा। विष्णु सवाल यही है, सवाल का गहराई समझिए। गहराई यह है कि कल चल करके कोई भी इसी प्रकार से विधायकों को अपने पक्ष में मिला लेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं को बोलेगा आप आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपके लोगों को मंत्री बनाएंगे, हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, एक गलत दिशा में हम लोग बढ़ जाएंगे। क्या यदि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में और पक्ष में जीत गए, असर क्या होगा? जी विष्णु जी। विष्णु अनम्यूट करें। आपका आवाज मुझे कट के आ रहा है, आप जरा दोबारा पूछ लीजिए। विष्णु सवाल यह है कि क्या यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बन गई, विधायक 22 से अधिक जीत करके आ गए या 20 से अधिक जीत करके आ गए, क्या एक नया ट्रेंड बन जाएगा कि भाई हम विधायकों को सरकार बनाने के लिए इसी तरीके से महत्वाकांक्षी नेता को अपना मना लेंगे और सरकार बनाएंगे? क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है? क्या संदेश जाएगा? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये वैसे वास्तविकता में लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। लेकिन 1947 से लेके आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, फिर वो राम मंदिर के बाद की सारी राज्य सरकारें भी गिराने का काम हो, तो ये परंपराएं चल रही हैं। आप महाराष्ट्र में देखें, जिनको लोगों ने वोट दिया, इनको तो लोगों ने कम से कम 2 साल 15 महीने का समय मिला, उनको तो सीधा होटल में रुकवा के और सारी जगह होके 3 पार्टियां मिला के और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हमने बाहर बिठवा दिया। अच्छा, तो बिल्कुल दूसरी बात हरपाल जी, मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक वाक्य छोटा सा बदलाव करूंगा। आपने कहा कि माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने के काम के चलते सरकार बनेगी, तो बिल्कुल बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की उसी 15 महीने की सरकार के कारण बनेगी, क्योंकि आपने सुकन्या योजनाएं बंद की, आपके ओएसडी के यहाँ पे ट्रांसफर के बहुत सारे स्कैम्स बाहर आए थे, और मैं हरपाल जी आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। 15 महीने का काम का हिसाब जनता के पास है, अभी का भी है, और उसी के कारण माननीय कमलनाथ जी की छवि बहुत अच्छी है। हरपाल जी, हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल लोकतंत्र सुशिक्षित रहे, बहुत अच्छा रहे, इसलिए आपसे केवल एक विनम्र प्रार्थना है कि आप आगे आए, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे पार्टी में राज्यों के मुद्दे पे होते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी जी गुजरात चुनाव में पाकिस्तान क्यों लेके आ जाते हैं? तो उनको मौत का सौदागर भी बोला जाता है। हरपाल जी, आप मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ। हरपाल जी, मैं इसे नहीं बोल, जब हालत खराब होती है जी हरपाल जी, आपने हेडगेवार जी का विषय निकाला, हेडगेवार जी का भी उसमें काम था। आपने हेडगेवार जी को छोड़ दीजिए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि अब कांग्रेस का काम नहीं, उसको विसर्जित कर दीजिए। हम इस विषय में बाद में बात कर लेंगे आराम से। हमारा विषय आज का ये है कि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उसमें हमें हेडगेवार जी ने क्या किया, संघ ने क्या किया, फिर चाइना युद्ध में कैसे मदद, पाकिस्तान युद्ध में कैसे मदद हुई, नेहरू जी ने क्यों, उसको बाद में करेंगे जी। विष्णु ये उत्तर दें कि जो आपने एक चीज बोली और आपकी उस बात से हम सहमत हैं जी कि लोकतंत्र के लिए ये चीज बिल्कुल उचित नहीं है। आपने इसे मान लिया, आपने इसे मान लिया, लेकिन यदि जीत गए तो क्या एक नया ट्रेंड शुरू होगा या नहीं? बस इतना नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेंड चलते आ रहा है, तो नया कुछ नहीं होगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये ट्रेड नहीं चल रहा था। दल बदल कानून जो लागू किया गया था वो इसीलिए किया गया था, और दल बदल कानून में एक नियम था कि जो दल बदल के जाता है उसको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। पर क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सारी संस्थाओं पर उनका इंटरनली कब्जा होता जा रहा है, इसलिए जैसे कर्नाटक में अगर ये उनको दल बदल घोषित करके उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर देते तो फिर ये नौबत नहीं आती। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था, मैं तो उससे पहले गोवा पे जाना चाहता हूँ, मैं तो उससे पहले मणिपुर पे जाना चाहता हूँ, मैं तो उससे पहले अरुणाचल प्रदेश पे जाना चाहता हूँ। तो भैया आप कुछ लूट चुके हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन आपने सुबह 5 बजे खत्म कर दिया। क्या डील हुई थी? इसके बाद जब आपको वहां सफलता नहीं मिली तो आप गाने गाने लग गए। ऐसा काम नहीं चलेगा। आपने जो किया था उसका दूसरा तरीका महाराष्ट्र में शरद पवार ने आपको दे दिया। इसलिए लोकतंत्र के तरीके से खतरनाक है। मैं तो यह कहता हूं कि जिस दल को जन समर्थन मिले उसको 5 साल सरकार चलाना चाहिए। बीच में जो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं जनता भी उनको सबक सिखाएगी, और हम सब लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि उसका सबक सिखाएं। अरे भैया, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस युक्त भारत मत करो। तो बीजेपी पूरी कांग्रेस युक्त कर दिया आपने। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको आज मुद्दों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। आज पूरा देश का चौथा स्तंभ का क्या हाल कर दिया आपने। रवि जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के मीडिया की वर्ल्ड में रिपब्लिक भारत का भी हाल से बोल रहे थोड़ा। एनडीटीवी, बाकी तो सब रिया और कंगना में चल रहे हैं। तो हम तो सब ये चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का चुनाव साफ सुथरा मुद्दों पे हो, युवाओं के रोजगार पे हो, किसान के कर्ज माफी पे हो, महिलाओं की सुरक्षा पे हो, उनकी पेंशन पे हो, 15 महीने जो कमलनाथ जी ने बेहतरीन काम किया उस पे हो, और जो 15 साल में शिवराज सिंह ने प्रदेश को डुबाया उसके खिलाफ ये चुनाव होगा। और निश्चित तौर से प्रदेश की जनता एक अच्छे मैंडेट देगी। यानी ये पूरा का पूरा जो चुनाव है 15 साल वर्सेस 15 महीने है। 15 साल वर्सेस 15 महीने के कार्यकाल पर पूरा का पूरा चुनाव होगा। विष्णु का कहना यह है कि जो 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, वही 15 महीने का काम कमलनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी को जिता कर लाएगा। और आदरणीय हरपाल जी का कहना है वही 15 महीने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित होगा और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। पर सवाल वही है कि यदि इस प्रकार की चीज शुरू हो जाती है, इस प्रकार से हम एक दिशा में बढ़ जाते हैं, तो लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। अविनेश जी क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्रकार से कल चल करके पूरे देश के भीतर एक नया संदेश जाएगा? इसमें ऐसी कौन सी नई बात हो रही है? एक तो मध्य प्रदेश का ये चुनाव कोई पहली बार ऐसा कोई प्रकरण इस देश में नहीं आया है। इसके पहले भी कई बार कई प्रकार के ऐसे अवसर आए हैं, और अभी वर्तमान राजनीति में दल बदल कानून जो लाया गया है उसे और संशोधित करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। रही बात वर्तमान चुनाव की, इस चुनाव से ऐसा कोई आगे संदेश नहीं जाने वाला है कि दल बदल कराकर आप सरकार बना लेकर के। ये तो जनता के विवेक का प्रश्न है। जनता जब चाहे जिसको हरा दे, जब चाहे जिसको जिता दे, जनता भी देखती है। और आज हिंदुस्तान की जनता, मैं भी बहुत वर्षों से चुनाव कार्य कर रहा हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ। पहले हम चुनाव प्रचार में जाते थे तो जनता को समझाना पड़ता था, बहुत सारी बातें समझानी पड़ती थी। आज जनता हमसे ज्यादा जागरूक है, नेताओं से ज्यादा जागरूक जनता है, और जनता अपने विवेक का उपयोग, भरपूर उपयोग करती है। और जब चाहे जनता जिसको भी हीरो बना दे, जब चाहे जनता जिसको भी जीरो बना दे। इसमें आप जनता जीरो और हीरो बने किसी को दोष नहीं दे सकते। जो लोकतंत्र चोरी किया जाता है गोवा में, मणिपुर में, जनता के बीच मध्य प्रदेश में, उसको रोक लगाना चाहिए ना। राजनीतिक दलों का पहला कर्तव्य क्या है? हरपाल जी यदि आप इन राज्यों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र भी उठ जाएगा। वहां पर भी तो आपने समर्थन किया, कांग्रेस ने क्यों नहीं कह दिया कि भैया हम लोकतंत्र को बचाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं? सुनिए महाराष्ट्र में हमने, मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में भाजपा को पहले मौका दिया गया, भाजपा के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद हम नहीं चाहते थे कि उपचुनाव में नहीं, हरपाल जी, उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री पद नहीं लिया। उन्होंने, शिवसेना ने उनको धोखा दिया। आखिरकार कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा हम धोखेबाज पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस लोकतंत्र के साथ जीती है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र बचाते कहां हैं? आप सुनिए, भाजपा के लोग लोकतंत्र बचाने के लिए एनसीपी के अजीत पवार के साथ सुबह 4 बजे राजभवन में राज्यपाल उठे, उनने राष्ट्रपति शासन हटाया और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी। ठीक है, इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने, जब वो बहुमत उनके पास नहीं रहा तो उनने इस्तीफा दिया। उसके बाद कांग्रेस की एनसीपी और शिवसेना के साथ मिनिमम प्रोग्राम पे बात हुई कि भाई किसान का कर्ज माफ होना चाहिए और अन्य चीजों के ऊपर एक प्रोग्राम बना और तत्काल उस राज्य को पुनः चुनाव में नहीं जाना पड़े। इसलिए हमने एक मिनिमम प्रोग्राम बना के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ अविश्वास नहीं लाए, हमने उस सरकार को नहीं गिराया। सरकार को उनने खुद ने 4 बजे उनका राज्यपाल उठाया, उससे शपथ ग्रहण करी, राष्ट्रपति शासन सुबह 4 बजे खोला गया और इसके बाद उनके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। अब हमने शिवसेना और एनसीपी के साथ किसान से लेके वहां के कर्ज माफी से लेके जो हमारा एजेंडा है उसके अंतर्गत मिनिमम प्रोग्राम बना के फिर सरकार बनाई। हमने सरकार चोरी नहीं की। मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंतर है, ये अंतर हमको देखना पड़ेगा। यहाँ हमारी सरकार को चुराया गया। हमने वो ऐसा नहीं कि उनके साथ थे वो लोग, भाई हमने ऐसा नहीं, शिवसेना उनके साथ थी और उसको कहेंगे आ जाओ हम आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, हरपाल जी, ऐसे एक बता दें, गुलाम नबी आजाद जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सरकार को समर्थन दिया। हरपाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आप गुलाम नबी आजाद जी को जो आपने अभी महासचिव पद से हटाया, तो उनको नई जिम्मेदारी कब दे रहे हैं? गुलाम नबी आजाद जी भारत सरकार राज्यसभा में नेता सदन है कांग्रेस के तरफ से, ठीक है, वो स्टेट कमेटी के मेंबर है। और सुनिए, आडवाणी जी को क्या जवाबदारी दे रहे, मुरली मनोहर जोशी जी को क्या जवाबदारी दे रहे, और बाकी यार विष्णु भाई, नहीं, हरपाल जी मैं रोक रहा हूँ। हरपाल जी रोक रहा हूँ मैं। विष्णु जी बात तो बिल्कुल सही है। आप यदि उनके ऊपर उंगली उठाओगे तो आपने तो लालकृष्ण आडवाणी का क्या हाथ से थोड़ी बचती है, यानी मोदी जी भी वैसे ही हैं, फिर आप बोलोगे। हेलो रवि जी, नहीं, मेरा कहना यही है कि भैया जब उंगली उठेगी गुलाम नबी आजाद पर तो उंगली उठेगी लालकृष्ण आडवाणी जी पर भी। वो तो गुरु थे, आप तो उनको गुरु मानते थे, पैर छूते थे, और पैर छूने वाले व्यक्ति को आपने दरकिनार कर दिया। मंडल में है, अध्यक्ष है। अरे मार्गदर्शक मंडल क्या होता है? मार्गदर्शक मंडल का मतलब होता है निष्क्रियता। निष्क्रिय तो समझते हैं आप, इनएक्टिव मोड में आप। रवि जी, आप भी हमारे मार्गदर्शक। गुलाम नबी आजाद जी राज्यसभा के नेता है, गुलाम नबी आजाद जी का के मेंबर है। रवि जी, आपने कहा मार्गदर्शक चला रहे फिर। ठीक, यानी आप मार्गदर्शक मंडल में रख करके मुझे भी वही करना चाहते हो जो आडवाणी जी का हो गया है। चलिए, बहरहाल अविनेश जी अपनी बात पूरी करें, आप पूरी नहीं कर पाए थे। अविनेश जी अपनी बात पूरी करें और हम खत्म करते हैं चर्चा को। जी अविनेश जी। जी नमस्कार सब लोगों को। मेरा मानना है विषय को विषयांतर न किया जाए, और जो रही बात चुनाव की है, आज जनता भी नहीं चाहती बार बार चुनाव के झमेले में पड़ना। ये नेता ही अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के चलते जनता को चुनाव में ढकेलते हैं। इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगना चाहिए आने वाले समय में, ताकि कहीं पे भी सरकारी धन का, शासकीय धन का दुरुपयोग ना हो, मानव श्रम का दुरुपयोग ना हो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। रही बात मध्य प्रदेश के चुनाव की, जी भैया कंप्लीट करें। तो मेरा बिल्कुल दावा है कि वहां 27 की 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
और विकास के नाम पर जीतेगी। वहां की जनता विकास के लिए तरस रही है। पिछले 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा विष्णुदेव जी ने कहा। मैं उस बात का पूरा समर्थन करता हूं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर पूरे क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेगी। चलिए अभिनव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बात स्वीकार की कि हम धन बल का और इस तरह का डबल बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। यही बात आपने जो व्यक्तिगत रूप से स्वीकार की, अगर ये भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी समझ लेगी जो सत्ता में लूट इसमें भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं भैया, ये सरकार का मामला, संविधान का मामला, ये 70 साल से चला आ रहा है भैया, हरपाल भैया। ये हम 70 साल की बात कर रहे हैं, आप अभी के लिए इसको मत लीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो 70 साल की बात कर रहा हूँ। आजादी के बाद से देश में जो जो सुधार होने चाहिए थे उस सुधारों की बात कर रहा हूँ भैया। इसको आप यहाँ पे मत घुसेड़िए, आप आज के वर्तमान बहस में उसको मत लाइए। ये हम लोग बैठे यहाँ पर जी, हरपाल जी का नेटवर्क चला गया है, लेकिन अभिनेश जी ने बहुत खूबसूरत बात कही है। अभिनेश भैया ने एक अच्छी बात कही कि इस प्रकार के जनबल का, इस प्रकार के धन बल का, मानव श्रम का बार बार दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक बार चुनाव हो गया तो अगले 5 वर्ष तक केवल सरकार चलनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से चलनी चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, रोटी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सेहत पर, अन्य चीजों पर बात होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं पर बात होनी चाहिए। और मूलभूत सुविधाओं के आधार पर जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को कभी कभी समझना चाहिए कि कोरोना जैसे कठिन पीरियड में कम से कम राजनीति ना की जाए, कम से कम जब एक पूरी दुनिया जिस रोग से ग्रसित है। जी भैया, चलिए हम सब लोग आज के दिन सुधार होना चाहिए, तो हम भी सब लोग मिलकर अब सुधार करें और आने वाले टाइम में कोई भी दल तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करे। ये इस बात से मैं सहमत हुआ, अविनेश जी ने भी जो कहा कि भाई ये दल का तोड़ फोड़ और ये सब चीजें बंद होना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा, जब जितने लोग जाग जाएंगे तब सब कुछ देश में अच्छा होगा। तो अच्छी बहस करते हैं और भगवान की कृपा से हमको निवेदन करेंगे कि अब चुनाव तो 27 जो मुद्दों पे होगा उसको होगा ही होगा। इसके साथ ही हम सब लोग आज से ही एक बात और भी करेंगे कि देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं, कंगना, रिया, सुशांत और इन सब चीजों से बाहर आकर के देश की सुरक्षा, देश की ताकत, देश की तरक्की और इन सब बातों बात करेंगे। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, हमारी ट्रेन कैसे नहीं बिके, 100 स्मार्ट सिटियां कैसे दिखने लगे, उस मुद्दे पर सकारात्मक रूप से बहस करेंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में उस दिशा में प्रयास भी सफल होगा। जी, हरपाल भैया ने जो बात कही, हमारा उद्देश्य वही है कि एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का कोई वाद और विवाद नहीं क्रिएट करना चाहते, हम एक सकारात्मक चर्चा। मैं हरपाल जी की 2 बातें लेना चाहता हूं उदाहरण के रूप में कि हम युवाओं पर चर्चा करने के लिए इस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं कि युवाओं पर चर्चा हो, रोजगार पर चर्चा हो। अभिनेश जी आए, बैठकर बताएं कि कैसे हम युवाओं को 10 लोगों को भी रोजगार दे पाए। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, यदि 100 लोगों के लिए भी हम लोग कुछ कर पाए तो यकीनन हमारा उद्देश्य सफल होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव पर जो चर्चा थी, ये चर्चा का पहला सत्र था। मध्य प्रदेश पर हम लोग और चर्चा का सत्र चलाएंगे, बेसिक और मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे वहां के विधायक जो कि उम्मीदवारी करने जा रहे हैं, माफ करें, जो उम्मीदवारी करने जा रहे हैं विधायकी के लिए, ऐसे उम्मीदवारों को लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिरकार आपके पास रोड मैप क्या है, आखिरकार आपके पास में प्लान क्या है, आप किस उद्देश्य के तहत जाकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार का इंडिकेशन, इस प्रकार का संकेत हमारे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। गोवा में भी हुआ है, यदि आज हुआ है तो पिछली सरकारों में भी होता रहा है। हमें यह चीज स्वीकार करनी होगी कि राजनीति जो ना कराए सो थोड़ा। आदरणीय अभिनेश जी ने छत्तीसगढ़ से, हरपाल जी ने सीहोर मध्य प्रदेश से, विष्णु भाई नागपुर महाराष्ट्र से अभी हमारे साथ जुड़े, भूषण कांति जी बैतूल से हमारे साथ जुड़े थे, तकनीकी दिक्कत के कारण वो दूर हो गए। आप सभी ने अपना समय दिया, जो दर्शकों ने समय दिया उन सभी का बहुत शुक्रिया। धन्यो भारत के संवाद के सेगमेंट में आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आज की चर्चा को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। नमस्कार आप सब लोगों को। धन्यवाद।